तो मैं एक बार शो करने गया था और मैंने ऐसे पूछा लोगों से क्या कर रहे हैं, तो कोई इनकम टैक्स ऑफिसर आया हुआ है, किसी की 3-4 मिल्स हैं, किसी के खेत हैं, सारे मतलब अमीर ऑडियंस आई हुई। तो मैंने बोला मैंने कि सारे अमीर आए हुए हो, कोई गरीब नहीं आया यहाँ पे? कहते आप आए हो ना। एक बंदा था, वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत परेशान था, बहुत ज़्यादा परेशान था। उसकी गर्लफ्रेंड मतलब थोड़ी टॉक्सिक थी। उसने बोला कि आई वॉन्ट टू ब्रिंग हर इन द शो, और मैं ऑन स्टेज उसके साथ ब्रेकअप करना चाहता हूँ। ओ भाई साहब, और हम इतने खुश। मैंने कहा भाई 10 मिलियन व्यूज तो पक्का है। तो आप टीवी पे जीते हो तो आपकी एक अलग सी इज्जत हो रही है। मेरे पास इनफैक्ट उस टाइम पे तो जगरातों में मुझे बुलाते थे, मैं जोत जला के वापस आया था। उसके पैसे मिलते थे मुझे। मैंने 3-4 जगरातों में जाके जोत जलाई है बस। तो मैं और हर्ष गुजराल जो है, हम दोनों साथ में, हमने मोस्टली ओपन माइक शुरू करे थे और हम साथ में ही, वही मुझे लखनऊ लेके गया था क्योंकि ऑडिशन देकर आते हैं, वो कानपुर का है। राइट। तो उसने बोला चल लखनऊ चलते हैं ऑडिशन दे। लकीली अनलकीली मेरा हो गया, उसका नहीं हुआ। उसको यहाँ पे टाइम मिल गया, उसने यहाँ पे अपने आप को बहुत इंप्रूव किया, बहुत मेहनत करी। मैं उस टाइम पे शो पे चला गया। एक तो गवर्नमेंट स्कूल, पढ़ाई होती नहीं है वहाँ पे भाई। मतलब वो इतने हरामी बच्चे थे कि अगर केमिस्ट्री वाले ने आज प्रैक्टिकल लेना है तो वो केमिस्ट्री वाले को लैब के बाहर बंद करके आए थे। सारे जाट थे वहाँ पे। नजफगढ़ हमारे यहाँ पे एक एरिया है, वहाँ के सारे जाट थे। और ना वो देखने में लगते थे 16 साल के, ना उनकी हरकतें 16 साल वाली थी। वो सारे 24-25 साल के लगते थे यार। वो उनके खेल ही अलग थे यार। उनके खेल होते थे कि कौन किसको कितनी देर थप्पड़ मार सकता है। तो आया वहाँ से जहाँ पेन फाइट लास्ट गेम होती है, मैसेज आते हैं कि आपका शो है, हम आ रहे हैं, टिकट ले लिया, मारना हमारी, मेरा नाम ये है, मेरी गर्लफ्रेंड का नाम ये है, उससे ये पूछना। या फिर कई बार ऐसे मैसेज आएगा कि मेरा दोस्त आ रहा है, उसकी लेना, उसका नाम ये है। मुझे लगा कि मैं जाके बोलूँगा ऐसे कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ तो थोड़े सीधे हो जाएंगे। तो मैंने जाके बोला, मैं कहा मैं रिज़ाइन कर दूंगा। तो कह रहे हैं हाँ कोई बात नहीं आप कर दो। मैंने कहा कह रहे हैं आप नोटिस पीरियड भी सर्व मत करो, आपके पैसे नहीं कटेंगे। मेरे शो के अंदर ना करते मैंने आज तक कम से कम 10 कपल तो बनाए होंगे। मतलब वो पहले नहीं जानते थे, उसके बाद कपल बन गए? 10 कपल कम से कम। आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हो? क्यों? मेरा तो उल्टा है कि मैं तो जो मैनिफेस्ट करता हूँ कभी भी नहीं मिलता। कि अगर वो मिल भी रहा है तो नहीं मिलेगा। आजकल जो इंटरनेट पे चल रहा है ना कि दिस इज द लास्ट जनरेशन ऑफ इनोसेंट मदर्स। भाई कोई लास्ट जनरेशन ऑफ इनोसेंट मदर्स नहीं है। दिस इज लास्ट जनरेशन ऑफ मे बी द विक्टिम्स ऑफ पेट्रियार्की। वो कहते हैं ना कि मेरी माँ जो है ना वो बीमार होती है ना तब भी जो है ना दूसरों के लिए खाना बना के ही सोती है। तो तू इसमें खुश क्यों हो रहा है? ये तो शर्म की बात है कि तेरी मम्मी बीमार होने के बाद किचन में खाना क्यों बना रही है। Tell me something about yourself यार, मतलब like when did you exactly start? ऐसा कुछ स्टैंड अप का कोई प्लान नहीं था। मतलब 2017 में मैंने शुरू किया था। उस टाइम पे किसी का भी कोई ऐसा प्लान नहीं था कि स्टैंड अप करना है। दो मेरे से पहले काफ़ी सारे लोग ओपन माइक्स वगैरह कर रहे थे। मैं जॉब करता था, तो जो मेरी लास्ट कंपनी थी वहाँ का कल्चर बहुत टॉक्सिक था। तो मुझे वहाँ, मैं शुरू से ही कभी जॉब नहीं करना चाहता। मैंने उससे पहले कुछ 10-12 कंपनी चेंज करी होंगी। अच्छा। तो मेरा एक वो था, पैटर्न था कि मैं 2-3 महीने काम करता था, ट्रेनिंग लेता था, ट्रेनिंग के पैसे आते थे, छोड़ के चला जाता था, दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेता था। तो ऐसे करते करते मैं कैसे गुड़गांव नोएडा की सारी कंपनी से ब्लैक लिस्ट हो चुका था। भाई साहब। फिर फाइनली एक कंपनी लगी कि यार ये बड़ी कंपनी है, ब्रांड नेम है, यहाँ काम करना चाहिए। तो 1-1.5 साल वहाँ काम किया, बट वहाँ का कल्चर बहुत टॉक्सिक था, या फिर मैं उस कल्चर के, जो वहाँ कल्चर एनवायरनमेंट है उसमें नहीं बैठ पाया। तो मैंने वो, फिर लास्ट कंपनी थी मेरी, तो मैं वहाँ पे स्टैंड अप वगैरह करता था। मतलब कंपनी के अंदर ऐसे जब कुछ भी इवेंट्स वगैरह होते थे तो मैं होस्ट करता था। और तो जब जो हमारा लास्ट इवेंट था वो कॉन्वोकेशन पार्टी थी, और मुझे बोला कि होस्ट करना है, तुम्हें ये करना है, वो करना है। और मैंने बोला कि यार मैं तो रोस्ट वोस्ट करता हूँ, कुछ ज़्यादा हो जाएगा तो फिर। तो बोला, तो मेरे टीम लीडर बोला कि कोई बात नहीं, क्या हो गया, तुम करो रोस्ट, ऐसा क्या है। तो मेरे डायरेक्टर थे, उन्होंने बोला कि हाँ करो करो, फन आएगा, ये आएगा, वो आएगा। तो वहाँ पे सारी टीम्स आई रखी थी, मतलब उस कंपनी के जो दूसरे रीजन के लोग थे वो भी आ रखे थे। तो मैंने तो रोस्ट कर दिया। तो उस टाइम तो मेरे टीम लीडर भी हंस दिया, डायरेक्टर भी हंस दिया, पर वो हंसी समझ आ रही थी कि ये मजबूरी की हंसी है। तो उसके बाद से ही मतलब वो ख़त्म हुआ शो, लोगों ने बहुत तारीफ़ करी, सब कुछ करा, बट एकदम से उनका बिहेवियर चेंज हो गया। अब वो बदला तो ले, अब ये तो बोल के निकाल नहीं सकते कि तूने हमारी बेइज्जती करी, निकल जा। फिर हर चीज़ पे टोकना, छुट्टी नहीं मिलना, ब्रेक से 2 मिनट लेट आ रहा हूँ तो मुझे स्पेशली बुलाया जा रहा है केबिन के अंदर कि तुम 2 मिनट लेट हो। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए मतलब लिटरली हैरास करना शुरू कर दिया। और मैं बहुत परेशान हो गया था यार। और उस टाइम में मुझे जॉब की ज़रूरत भी थी, तो मुझे लगा कि मैं जाके बोलूँगा ऐसे कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ तो थोड़े सीधे हो जाएंगे। तो मैंने जाके बोला, मैं कहा मैं रिज़ाइन कर दूंगा। तो कह रहे हैं हाँ कोई बात नहीं आप कर दो। मैंने कहा, कह रहे हैं आप नोटिस पीरियड भी सर्व मत करो, आपके पैसे नहीं कटेंगे। उन्होंने मुझसे नोटिस पीरियड भी सर्व नहीं करवाया भाई, सैलरी दे दी, कह रहे हैं आप कल से मत आना, नोटिस पीरियड भी सर्व मत करो। आई थिंक दैट चेंज्ड अ लॉट यार, जैसे आपने उन्हें रोस्ट किया है, हाँ, तो क्लियरली शो कर रहा है।
हाँ हाँ, वो तो दिख वहीं पर ही दिख गया था, मुझे पता चल गया था, बट मुझे बीच में ही समझ आ गया था कि मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। बट उस टाइम पे क्योंकि लड़कियां बैठी थी वहाँ पे, तो मैं एग्जैक्टली। कैरिड अवे हो गया कि चलना करते रहते हैं बेइज्जती क्या जा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा रोस्ट हो गया। ओह अच्छा। हाँ बट ठीक था, मतलब उन्होंने खुद बोला था कि भाई रोस्ट करना हमें। हम्म अब लाइन तो ड्रॉ होती ही नहीं है कहीं पर भी, तो वो हम्म होता रहा फिर फाइनली वो छोड़ दी कंपनी। फिर मेरा ऐसा था कि यार ये मेरी लास्ट कंपनी है, मुझे दोबारा जॉब नहीं करनी, ये नहीं करना, वो करना है। और उस टाइम पे मैं शायद यूट्यूब वगैरह पे स्टैंड अप वगैरह देखता था। उस टाइम पे स्टैंड अप क्या होता है, स्टैंड अप फॉर मी और फॉर एनीवन अराउंड दैट टाइम वाज कपिल शर्मा। राइट। तो आपको लगता है टीवी में कहाँ ही कर पाऊंगा, टीवी तक कहाँ ही पहुंच पाऊंगा, वो तो बिल्कुल ही दूर का दिखता है। तो फिर एक दिन अचानक मैंने ऐसे उपमन्यु की एक वीडियो देखी थी, जो शायद उसकी पहली वीडियो थी, और मेरे को लगा यार ये मतलब बंदा बहुत फनी है, बट ऐसा ऐसा मैं भी कर सकता हूँ थोड़ा बहुत, तो इसी तरह का। तो और वो थॉट आया और चला गया, मतलब ऐसा नहीं था कि वो हाँ। थॉट मेरे साथ रहा। फिर एक दिन मैं अपनी जो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है उसके साथ हम साइबर हब में घूम रहे थे ऐसे ही। हम्म। तो वहाँ पे हमने देखा कैनवस लाफ क्लब, तो मैंने कहा अरे ये तो वही जगह है जहाँ पे वो उपमन्यु स्टैंड अप कर रहा था। हम्म तो हम गए वहाँ पे, बॉक्स ऑफिस पे जाके पूछा कि अच्छा यार ये मुझे भी करना है, कैसे करना है। वो बड़े सही बंदे थे, उन्होंने बोला कि यार यहाँ पे ना हर ट्यूसडे के ट्यूसडे ओपन माइक होता है, तो हाँ। तुम आओ ओपन माइक करना। आपको वहाँ पे ऑडियंस जो होगी वही जज होगी। राइट। तो मैंने कहा ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा था कि जाऊँगा जो उस, और वो जैसे उन्होंने ट्यूसडे का मुझे दिया, तो उन्होंने मुझे शायद दूसरे या तीसरे ट्यूसडे का दिया था, जिस दिन से मतलब 20 दिन के बाद मेरा वहाँ पे परफॉर्मेंस थी। उसके बीच में मैंने एक और ऐसे फिर सर्च करना शुरू करा ओपन माइक के बारे में। तो पता चला कि कॉलेज के अंदर कंपटीशन हो रहा है, जहाँ पे ओपन माइक अगर के बीच में स्टैंड अप का कंपटीशन हो रहा है, और आपको 7 मिनट परफॉर्म करना है। ओके। तो मैं चला गया वो कंपटीशन में। ऐसे ही मुझे लगा कि सारे ही कॉलेज के बच्चे आए होंगे, मुझे नहीं पता था कि ओपन माइक ऑलरेडी एक कल्चर चलता आ रहा है, और यहाँ हाँ पे जो जी। ऑलरेडी जो लोग आए हुए हैं कॉम्पीट करने, वो 2-2 साल से ऑलरेडी कॉमेडी कर रहे हैं। और मैं चला गया कुछ लिखे बिना कि 7 मिनट तो बोलना है, ऐसे ही बोल लेंगे। पर जब स्टेज पे जाते हो तो 2 जोक बोलने का था, मुझे समझ ही ना है क्या बोलूँ। मैंने कहा थैंक यू, मैं उतर गया। 1 मिनट भी नहीं बोला गया होगा मुझसे। क्या? और मेरे साथ वाले लोग बोले जा रहे हैं, बोले मैं कहा यार ये लोग इतने कैसे टैलेंटेड है, कि मतलब आए हैं कॉलेज के बच्चे इतने टैलेंटेड। बाद में पता चला कि नहीं यार ये तो ओपन माइक कर रहे हैं, ये तो 2 साल से कंटेंट बना रहे हैं अपना, 1-1.5 साल से 2 साल से। फिर अब मेरा ट्यूसडे को वहाँ पे था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब कुछ लिख कर लेके आता हूँ। मुझे आइडिया तो हो ही गया था कि लोग कैसे करें। तो मेरा जो पहला ओपन माइक था वो कैनवस लाफ क्लब में ट्यूसडे को था, कुछ 6 अप्रैल को शायद मेरा पहला ओपन माइक था। मैं गया वहाँ पे परफॉर्म करा, और लकीली मैं अपना पहला ओपन माइक ही जीत गया। ओ भाई साहब। और उस टाइम पे भी कैनवस में बहुत ऑडियंस आती थी, जो मैं अपना पहला ओपन माइक। चलता है आई थिंक 17-18 की बात करो। हाँ 17-18 के बाद उस हाँ। टाइम पे बहुत ऑडियंस आती थी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे अल्कोहल भी मिलती थी, और वो साइबर हब था, तो ऑब्वियसली वो काफ़ी बढ़िया वाली ऑडियंस जो है वो आती थी वहाँ पे। और मैं अपना पहला ओपन माइक ही जीत गया, तो मुझे लगा कि ये तो भाई मैं तो सेलिब्रिटी बन गया मतलब। हम्म। तो अब ओपन माइक जीतने से क्या फ़र्क पड़ता है, तो एक सर्टिफिकेट आपको पकड़ा देते हैं, आप घर आ जाते हो, आपको वापस से वही पूरी की पूरी साइकिल जो है वो रिपीट करनी होती है। अब करेक्ट। मुझे तो, मैं तो ओपन माइक जीता, अगले दिन फिर सुबह उठ के डोलू उठा के दूध लेने जा रहा हूँ। तो मेरी लाइफ में तो कुछ बदला ही नहीं यार। फिर मैंने कहा यार ये क्या है, मतलब फिर मैंने फ़ोन काफ़ी सारे जो ओपन माइकर थे उनसे बात करी राइट। कि यार इसका क्या है, मतलब ये मुझे भी, जैसे वो उपमन्यु ने वीडियो निकाली है वो निकालनी, कह रहे हैं भाई उपमन्यु ने 4-5 साल मेहनत करी है, वो कंटेंट अपना बनाया है, सोलो बनाया, तब जाके वीडियो निकाली, तो तुम्हें भी 3-4 साल तो इसको देने ही पड़ेंगे। तो मैंने कहा भाई 3-4 साल मेरे पास तो देने को नहीं है, मेरे को तो जॉब करनी पड़ेगी फिर तो। मतलब ये मैं कोई इतने प्रिविलेज बैकग्राउंड से आता नहीं हूँ कि मैं घर बैठूंगा और 3-4 साल करूंगा। और बाकी मेरे ख्याल से इन सब लोगों ने भी जॉब करते करते ओपन माइक करा, बट मैं इतना मेहनती इंसान हूँ नहीं कि मैं जॉब भी कर लूँगा साथ में पैशन भी फॉलो कर लूँगा। मेरे से एक ही चीज़ का हो जाए वही बहुत है। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलो ठीक है यार, जब तक मेरे को जॉब नहीं मिल रही है तब तक मैं करता हूँ। तो उस टाइम पे मैं ऑनलाइन पे एक पेज चलाता था, एक चाइनीज़ वेबसाइट है वहाँ अली बाबा करके, हाँ हाँ हाँ। वहाँ से कपड़े मंगवाता था और यहाँ भेज देता था। तो ये अच्छा। काम करता, मैं कपड़े भी क्या मंगवाता था वहाँ से, फर्स्ट फ़ोटो खींच के इंस्टाग्राम पे डालता था, कोई ऑर्डर करता था पैसे देता था, तो उसी के पैसों का मंगवा लेता था, बीच के पैसे रख लेता था। क्या बात है। तो वो मैंने कुछ 5-6 महीने करा, 4 महीने करा होगा शायद। और उसी के साथ उससे जो थोड़ा बहुत पैसा बनता था, बहुत नहीं बनता था, बहुत थोड़ा पैसा बनता था, उससे मैं ओपन माइक वगैरह कर लेता था, घर के खर्चे चला लेता था। तो फिर मैं कुछ 2-3 ही ओपन माइक होंगे, और उसके बाद मेरा ऐसा हो गया था कि यार ये ना मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप ओपन माइक में जा रहे हो, आपको जेब से पैसे भी देने पड़ हाँ रहे हाँ हैं, हाँ। और आपको अपने साथ एक ब्रिंगर भी लेके जाना पड़ रहा है, कि एक बंदा अपने साथ ऑडियंस लेके जानी पड़ती है आपको साथ में। अच्छा। हाँ वो मैंडेटरी होता है, कि वरना लोग ही नहीं होंगे। 10 ओपन माइकर आ रहे हैं तो 10 लोग अपने साथ लेकर आएंगे, तो एटलीस्ट 10 ऑडियंस तो गारंटी हो रही है ना ऑर्गेनाइजर को। हम्म। तो फिर उसके बाद
ये 3-4 मैंने ओपन माइक्स करा था और मेरा ऐसा हो गया था कि यार ये ना बड़ी मेहनत का काम है, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। मतलब एक तो ग्लैमर नहीं है कोई इसके अंदर, और आप जा रहे हो क्लब में जा रहे हो, तो जैसे एक क्लब में परफॉर्म करने गए तो वहाँ पे किसी को कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी दारू पी रहे हैं कोई, क्योंकि उस टाइम पे स्टैंड अप को इतनी इज्जत नहीं मिलती थी, अब तो बहुत मिलती है। उस टाइम पे तो आप माइक पे जोक कर रहे हो तो कोई ना कोई बोल देगा कि 2 मिनट चुप हो जाओ, हमारी बात चल रही है। अच्छा। हाँ, ये भी होता था। तो कई बार तो बीच में लोग जो टेबल पे बैठे होते थे, गेस्ट बैठे होते थे, वो बोलते थे कैफ़े वाले को कि वी डोंट वांट दिस नॉइस, कि आप ये बंद करवा दो। तो कैफ़े वाले बोलते थे कि सर आज रहने दो, आप कल आना बाकी सारे लोग करने। तो बीच में ऐसे रुका भी है 1-2 बारी। तो वो जो, बट वही चीज़ तो कॉमेडियंस को कॉमेडियंस बनाती है कि उनको समझ आता है कि यार हमें इतने ज़्यादा जो बिल्कुल ही इन्वायरमेंट ऐसे वाला है, वहाँ पे जाके हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में कैसे परफॉर्म करना है। आई गेस इसलिए दिल्ली जो है वहाँ के कॉमिक्स बहुत ज़्यादा बढ़िया क्राउड वर्क कर लेते हैं, बिकॉज बदतमीज़ लोग दिल्ली में ज़्यादा रहते हैं। मुंबई के तो स्वीट है, आप उनके सामने कुछ भी बोल दो कोई हंसते रहेंगे, दिल्ली वाले नहीं हंसते। आई थिंक बैंगलोर एंड बॉम्बे इज बैंगलोर वाले तो चलो, तो उनकी तो आत्मा ही मर चुकी है, तो उनको वो बेचारे वो जॉब कर रहे हैं, वो सैटरडे संडे को लाइन में लग जाते हैं किसी भी क्लब और बार के आगे। उनको कोई लेना देना नहीं है, कॉमेडी हो रही है कॉमेडी देखेंगे, सिंगिंग हो रही है सिंगिंग देखेंगे, कुछ भी हो रहा है बेचारे, बस उनको है सैटरडे संडे को हमें बस ऑफिस से निकल कर कहीं जाके बैठना है। मुझे नहीं लगता बैंगलोर वाले दिमाग लगाते हैं, इसलिए बैंगलोर लोगों को बहुत पसंद है। कॉमेडियंस के लिए तो बैंगलोर स्वर्ग है, क्योंकि आप जाओगे तो ऑडियंस भी आई जाएगी और वो हंसते भी हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पैसे दिए तो हंसना भी चाहिए, तो वो वाली चीज़ है। बट दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, यहाँ के लोगों का खुद का ह्यूमर बहुत अच्छा है, राइट। तो वो नहीं इतनी जल्दी। पंजाब का तो ह्यूमर, मतलब मेरे द फेवरेट सिटी टू डू क्राउड वर्क इज चंडीगढ़ फॉर मी। व्हाई सो? चंडीगढ़ में इतने बकचोद लोग आते हैं ना, एक तो मैं खुद चंडीगढ़ से हूँ और मेरा ह्यूमर वही वाला चंडीगढ़ वाला ह्यूमर है, और इतने बकचोद लोग आते हैं कि कई बारी ऑडियंस आपको इतना बढ़िया दे देती है कि आप चुप होकर ले लेते हो और खुश होते हो। जैसे मैं एक बार शो करने गया था और मैंने ऐसे पूछा लोगों से क्या कर रहे हैं, तो कोई इनकम टैक्स ऑफिसर आया हुआ है, किसी की 3-4 मिल्स हैं, किसी के खेत हैं, सारे मतलब अमीर ऑडियंस आई हुई। तो मैंने बोला, मैंने कहा सारे अमीर आए हुए हो, कोई गरीब नहीं आया है यहाँ पे? कहते आप आए हो ना। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया उसके आगे, मैंने कहा यार मैं क्या बोलूँ, मैंने कहा हाँ यार बहुत बढ़िया। बट नहीं है, बातचीत तो है चंडीगढ़ भाई। बट why are your videos majorly about crowd work itself and कोई ऐसे एक्ट्स वगैरह क्यों नहीं है जो आप YouTube पे पोस्ट यार मैंने लाफ्टर चैलेंज टाइम पे बहुत 12 एक्ट थे, 12 हफ्ते थे, 12 एक्ट लिखे थे, तो मैंने 12 एक्ट किए। उसके बाद मैंने टीवी के लिए बहुत सारे शोज भी लिखे हैं। मैं कुछ कॉमेडियंस के लिए घोस्ट राइटिंग भी कर लेता हूँ, तो ऐसा नहीं कि मेरे को राइटिंग नहीं आती है, मेरे को सेट बट मैं बहुत आलसी इंसान हूँ। मतलब मेरे को लगता है खुद के लिए लिखते हुए जहाँ से पैसा मिल रहा है वहाँ तो डेडलाइन मिली हुई है, तो आपको लिख के जानी पड़ेगा। राइट। पर मेरे साथ खुद के साथ ऐसा होता था कि अब जब मैं लाफ्टर चैलेंज जीता, तो लाफ्टर चैलेंज जीतने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार काम तो आने शुरू हो गया, कॉर्पोरेट शोज आते थे, दूसरे शोज आते थे, अब शोज आ गए, अब आपके पास कंटेंट नहीं है, बिकॉज आप नए नए थे। वही मैं बताता था कि मैंने 3-4 ओपन माइक्स किए थे, इतने में ही लाफ्टर चैलेंज की ऑडिशन की, हमें टीवी पे ऐड दिख गई थी मुझे कि टीवी पे लाफ्टर चैलेंज करके आ रहा है, तो हम ऐसी ऑडिशन देने चले गए थे कि एक बार शायद टीवी पे दिख जाएंगे। तो मैं और हर्ष गुजराल जो है, हम दोनों साथ में, हमने मोस्टली ओपन माइक शुरू करा था और हम साथ में ही, वही मुझे लखनऊ लेके गया था क्योंकि ऑडिशन देकर आते हैं, क्योंकि कानपुर का है, राइट। तो उसने बोला चल लखनऊ चलते हैं ऑडिशन देते हैं। तो हमने लखनऊ में ऑडिशन दिया, लकीली अनलकीली मेरा हो गया, उसका नहीं हुआ, उसको यहाँ पे टाइम मिल गया, उसने यहाँ पे अपने आप को बहुत इंप्रूव किया, बहुत मेहनत करी। मैं उस टाइम पे शो पे चला गया, तो उस शो पे जाने के बाद मुझे तो था कि मैं एक आधे एपिसोड में या एक आधी ऑडिशन में दिखूंगा, चल जाएगा मेरा काम, बट मैं वो धीरे धीरे जीतता गया, तो फाइनली मैं शो जीत गया वो। राइट। बट उस शो जीतने की वजह से क्या हुआ, आप शो जीत गए हो, आप अब आपने जितना आपके पास जो आप लिखते थे वो तो हर हफ्ते परफॉर्म कर देते थे। आपके पास कोई 1 घंटे का मटेरियल तो है नहीं, 1 घंटे का मटेरियल बनाने में 1.5 साल 2 साल लगते हैं कॉमेडियन को, हाँ कम से कम। और अगर कोई बहुत ही जल्दी लिख रहा है तो वो शायद 8 महीने या 9 महीने में लिख लेगा 1 घंटे का सोलो, बट इससे कम टाइम नहीं लगता। तो अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, बट आपके पास कॉर्पोरेट शोज आ रहे हैं, आपके पास शादियों के इवेंट्स आ रहे हैं, आपका सब कुछ आ रहा है, बिकॉज आप टीवी पे जीते हो तो आपकी एक अलग सी इज्जत हो रही है। मेरे पास इनफैक्ट उस टाइम पे तो जगरातों में मुझे बुलाते थे, मैं जोत जला के वापस आया था उसके पैसे मिलते थे मुझे। मैंने 3-4 जगरातों में जाके जोत जलाई है बस, वो जो शुरू में जोत जलती है। अच्छा, वो गेस्ट ऑफ ऑनर जो होते हैं। हाँ, उनको जो गेस्ट है जिन्होंने बुलाया है, होस्ट को भी नहीं पता मैं कौन हूँ, बस ऑर्गेनाइजर ने मुझे बेच दिया है। तो कई बार होस्ट ऐसे बोल देता था कि जो अब आ रहे हैं उन्होंने अक्षय कुमार के साथ एक फिल्म में काम किया। मैंने कहा उनको नहीं पता कि ये शो करके आया है क्या करके आया, कुछ भी बोल देते थे वो। मैं जाता था जोत जलाता था, उनको मेरे को चुन्नी चढ़ा देते थे घर आया था। तो मैंने वो वाला काम भी कर रखा है, उस टाइम पे बहुत काम आता था ऐसे वाला। तो मैं कॉर्पोरेट शो करने जाता था
अब कॉर्पोरेट शो के टाइम पे, अब ऐसे मेरे को 1 महीने बाद का कॉर्पोरेट शो मिला है, हाँ। तो मैं हर रोज सोचता था आज लिखूंगा इसके ऊपर, आज लिखूंगा। मैं बहुत गंदा वाला प्रोकास्टिनेट करता हूँ कि मतलब कई बार तो मुझे खुद लगता है कि भाई डिप्रेशन ही है ये, प्रोकास्टिनेशन तो नहीं है। तो फिर 1 दिन गया, 2 दिन गया, दिन गया, जब आखिरी के 3-4 दिन रहते हैं ना, फिर मैं छोड़ देता हूँ। मैंने कहा ये तो नहीं होने वाला, अब मैं जाके वहीं पर देखूंगा क्या करना है। तो वहाँ जाता था, लोगों से बात करके, क्राउड वर्क कर करके जोक्स निकालता था। तो वो क्राउड वर्क करते 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 तो ऐसा होता है, मैंने शो डाल दिया कि चलो दिल्ली में शो कर रहा हूँ, मुंबई में शो कर रहा हूँ, शो डाल दिया, कंटेंट है नहीं। तो धीरे धीरे करते मेरे को क्राउड वर्क की ऐसी आदत हो गई, अब मैं 1.5-2 घंटा आराम से ऑडियंस का क्राउड वर्क ही करता हूँ। मतलब एक भी जोक नहीं लिख के लेके आता, कोई भी ऐसा कोई सेट मेरा वो भी नहीं है, क्राउड वर्क का भी कोई सेट प्रमाइज नहीं है कि मैं क्राउड वर्क में जाके ये चीज़ें पूछूंगा, उनके ये आंसर दूंगा। वो भी जो दिमाग में आता है बोलता हूँ। तो वो धीरे धीरे मेरा ऐसा स्ट्रॉन्ग सूट बनता गया कि मैं 1.5-2 घंटा आराम से ऑडियंस से इंटरेक्ट कर सकता हूँ, और वो फनी होती है इंटरेक्शन। तो कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कि यार मैं क्राउड वर्क करके उतरा हूँ और मुझे लगा कि नहीं यार मुझे ना लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी भी नहीं हुआ। हाँ, कि ये वर्क नहीं कर रहा। मतलब मुझे नहीं याद है कि मेरा कोई सोलो क्राउड वर्क शो बुरा गया हो आज तक। सोलो क्राउड वर्क शो मेरे हमेशा अच्छे ही गए हैं। एंड व्हाट इज द बेस्ट ऑडियंस जो अपने ऊपर अच्छे से जोक्स वगैरह ले लेती है? ऑडियंस सारी जोक्स अपने ऊपर, मुझे तो इनफैक्ट हेकलर पसंद है जो थोड़े ऑफेंड होते हैं ना और सामने से जवाब बकचोदी करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ और फनी कॉन्वर्सेशन निकलता है। तो हर तरह की ऑडियंस अपने ऊपर जोक ले ही लेती है। कुछ आपको अक्खड़ दिमाग के बिल्कुल ही मिल जाए तो वो बात अलग है कि, और वो मोस्टली आपको पंजाब साइड ही मिलते हैं। अच्छा। तो उसके अलावा मुझे लगता है कि मोस्टली ऑडियंस अपने ऊपर जोक ले लेती है। Right. और ऐसा कुछ है नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो चाहिए होती है इंटरेक्टिव ऑडियंस को। आपको 1.5-2 घंटा करना है तो आपको सिर्फ वो नहीं चाहिए कि मैं जोक मारूं और वो हंस रहे हैं। मुझे चाहिए कि सामने वाले बकचो दो थोड़ा, ताकि वो कॉन्वर्सेशन आगे बढ़े। एंड आई थिंक जब आप इंट्रोड्यूस करते हो अपने आप को एंड लोगों से इंट्रोडक्शन पूछते हो क्या करते हो एंड रिलेशनशिप क्या है, उधर से ही बहुत कंटेंट निकल के आ जाता है। हाँ, तो और लोग आज के टाइम पे तो घर से सोच कर आते हैं कि ये मेरे से पूछेगा, तो उनको पता होता है कि कई लोग, मतलब लिटरली मैं अभी चंडीगढ़ शो करने गया था, वहाँ पे जब शो खत्म हुआ तो ऐसे 2nd-3rd रो में 2 लड़के बैठे होंगे और ऐसे कह रहे हैं कि पाजी हम पानीपत से आपका शो देखने आए थे और आपने हमारी तो ली नहीं। हम मतलब उनकी मेंटालिटी ये थी कि हमारी मारेगा और ये फिर यूट्यूब पे आएगा तो हम भी दिखेंगे। सही बात है। हाँ, तो वो उसके साथ आते हैं। तो लोगों को हर तरह का बीच में ऐसा होगा था क्राउड वर्क तो क्या है आज के टाइम पे ऑडियंस, अगर कोई इनफैक्ट दो अच्छी चीज़ नहीं है, कई कॉमेडियंस ऐसे हैं कि बहुत बढ़िया राइटर्स है और वो सिर्फ अपने कंटेंट पे ही रिलाई करते हैं, 1-1.5 घंटा वो अपना कंटेंट करते हैं क्योंकि उनका कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि उनको क्राउड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत जिसे कहते हैं कि परिपक्व होते हैं ना, वैसे वाले बढ़िया कॉमेडियंस है काफ़ी सारे, उनको क्राउड वर्क पसंद नहीं है क्योंकि वो प्योरिस्ट हैं। राइट। बट बिकॉज ऑडियंस इतना ज़्यादा क्राउड वर्क दिख चुकी है आज के टाइम पे यूट्यूब पे कि अगर कॉमेडियन 1 घंटा लगातार जोक्स कर रहे ना, सोचते हैं मैं जो बात क्यों नहीं कर रहा हमसे, तो बीच में हैकल करने लगते हैं। तो उन कॉमेडियंस का भी थोड़ा बहुत अब ऐसा होगा कि यार ये क्राउड वर्कर्स ने है ना हमारा भी मैं जो काम खराब कर दिया है। देयर इज अ सेंस ऑफ सरप्राइज ना कि वो हर जगह नहीं हो रहा है, ये समथिंग डिफरेंट है। हाँ, क्राउड वर्क तो ऐसे वाली चीज़ है कि यार लोग बैठे फ्रंट रो में, उनको होता है कि हमसे बात करेगा। राइट। उनके लिए वो उनका 2 मिनट्स ऑफ फेम है हाँ, कि लोग हमें जानेंगे। अब इंट्रोवर्ट है तो वो तो नहीं चाहेगा कि हमसे बात करे, बट मोस्टली लोग यही सोच कर आते हैं कि हम भी बात करेंगे, और कहीं ये सोच कर आते हैं कि बहन जो ये बकचोद है हम इसको बताते हैं बकचोदी होती क्या है। तो उस वाली मेंटालिटी से भी भाई मैंने आपकी एक पोस्ट देखी थी जिसके अंदर आपको किसी ने मैसेज किया था, भाई एक बार मेरी बेइज्जती कर दो। भाई भाई वो क्या चीज़ थी? ये ऐसे आते हैं, ये तो बहुत सारे आते हैं कि हम शो में आ रहे हैं हमारी ज़रूर मारना, ऐसे मैसेज आते हैं कि आपका शो है हम आ रहे हैं टिकट ले लिया, मारना हमारी, मेरा नाम ये है, मेरी गर्लफ्रेंड का नाम ये है, उससे ये पूछना। या फिर कई बार ऐसे मैसेज आएगा कि मेरा दोस्त आ रहा है उसकी लेना, उसका नाम ये है। तो ये बहुत आते हैं। वो अपने आप में एक सैडिस्ट, उनके अंदर वो है, प्लेजर है कि BDSM में उसे होता है ना, वही है कि भाई हमारी मारना, हमें बहुत मजा आने वाला है। ये इंटरनेट जब से आया तब से बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं। अच्छा। उससे पहले इतना नहीं था। उससे पहले दोस्ती के अंदर एक दूसरे को गाली दी जाती थी, बट एक दायरे में रह के दी जाती थी, वो वाली चीज़ थी। वो धीरे धीरे जैसे जैसे इंटरनेट आता रहा लगने लगे कि ये तो कूल है, तो वो है, तो वो वाली चीज़ें होगी। पहले नहीं होता था इतना। जब मैं 11th-12th में गया, मुझे याद है मैं गवर्नमेंट स्कूल में 11th-12th में मैंने साइंस लेनी थी। मेरे को ऐसे ही अब चढ़ा था कि मेरे को ना साइंस लेनी है, कोई मन भी नहीं था मेरा। मैंने 10th में मेरे 63-62% आए थे। अच्छा। और मेरा एक फ्रेंड था जसमीत करके, मैं उसके घर गया तो उससे पूछने के लिए कि तेरे कितने % आए हैं। उस टाइम पे फ़ोन मोबाइल तो होते नहीं थे। तो उसके पापा कहते हैं कि जसमीत नहीं है, वो स्कूल गया एडमिशन लेने के लिए। तो मैंने कहा क्या ले रहा है अंकल? वो कहते हैं साइंस नॉन मेडिकल ले रहा है, उसके 78% आए हैं ना। तेरे कितने आए हैं? मैंने कहा मेरे 62 आए हैं। तो कह रहे हैं कि तेरे को तो नहीं मिलेगी फिर साइंस। अच्छा। तो मैं बहन तो क्यों नहीं मिलेगी, और मेरे को चाहिए भी नहीं थी। हाँ। बट क्योंकि अंकल ने बोल दिया, ऐसे उंगली दे दी, तो मैंने कहा तो मैं साइंस ही लूँगा।
अब मेरे 2-3 स्कूलों में घूमा, मेरे जो स्कूल में मैं था पहले उसमें साइंस नहीं थी, तो अब मैंने कहा मेरे को साइंस ही चाहिए। तो मैं ऐसे हमारे घर के आसपास जितने स्कूल थे एक दिन जाके पता करा, जो प्राइवेट स्कूल थे वो बहुत डोनेशन ले रहे थे साइंस लेने के लिए। राइट। तो मैंने कहा अब यहाँ तो नहीं लेनी, पर मेरे को लेनी साइंस है। तो मैं चला गया एक गवर्नमेंट स्कूल में, वहाँ प्रिंसिपल था, उसको मैंने बोला मुझे साइंस चाहिए। मुझे पता चला कि यहाँ पे 50% में भी साइंस दे देते हैं। तो उन्होंने बताया कि ऑलरेडी सारी सीट्स फुल हो चुकी हैं, अब और नहीं है, हम नहीं दे सकते साइंस, अब सिर्फ 70-75% वालों को दे रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं नहीं सर, मुझे तो प्लीज़ दे दो, मेरे को मेरा बचपन सपना था, मुझे डॉक्टर बनना है, ये है वो है। मैंने ऐसे बोल दिया। तो अब क्या कहते हैं वो दे, और मैं हर रोज़ चला जाता था उनके, जाके बैठ जाता था ऑफिस के अंदर, और ब्रेक होती थी तो उनके लिए कुलचे छोले लेकर आता था, बाहर से कुलचे छोले खिलाता था। वो देखते मुझे उसमें लगा कि ये बंदा एक्चुअल में यार मतलब ये तो बिल्कुल एकलव्य ही बन गया है कि इसको एक्चुअल में डॉक्टर बनना होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, पर आपको ना हमारे पास एक ही अभी लास्ट सीट बची है और आपको बायो विद मैथ लेना पड़ेगा। सुपर मेडिकल कहते हैं ना उसको। हाँ बायो विद मैथ, और मैथ है मेरे 33 नंबर आए थे। तो मैं कहा ठीक है दे दो, आप दे दो। वो मेरी ईगो भी इतना आ गया था, मैंने ले तो लिया, पर वो जो 2 साल थे ना मेरी ज़िंदगी के, एक तो गवर्नमेंट स्कूल पढ़ाई होती नहीं है वहाँ पे भाई, मतलब वो इतने हरामी बच्चे थे कि अगर केमिस्ट्री वाले ने आज प्रैक्टिकल लेना है तो वो केमिस्ट्री वाले को लैब के बाहर बंद करके आ जाते थे। केमिस्ट्री वाला अंदर बैठा, अंदर से बाहर से लैब की कुंडी लगा दी कि उसका पीरियड ही ना आए। और वो क्योंकि नीचे थी लैब, वो दरवाजा तोड़ रहा, बहन दरवाजा खोलो, गालियां दे रहा है, और वो दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। तो स्कूल का एनवायरनमेंट ही बहुत अलग था, सारे जाट थे वहाँ पे, नजफगढ़ हमारे यहाँ पे एक एरिया है, वहाँ के सारे जाट थे। और ना वो देखने में लगते थे 16 साल के, ना उनकी हरकतें 16 साल वाली थी, वो सारे 24-25 साल के लगते थे यार। मैं वहाँ पे ऐसे डरा, मैं 9-10 तक वैसा वाला बच्चा था जो पूरी क्लास की मारता था। मतलब हाँ, मैं शुरू से वैसा वाला बच्चा रहा हूँ कि जिस ग्रुप में बैठूंगा सबकी मारूंगा ही मारूंगा, सबको पता है कि ये सबसे हरामी बच्चा है। मैं वहां पे इतना डर के रहता था कि इनकी मैंने मारी तो ये मार ही देंगे। तो आपकी कभी रैगिंग नहीं हुई स्कूल में? नहीं, वहां पे वो उनके खेल ही अलग थे यार। उनके खेल ही होता था कि कौन किसको कितनी देर थप्पड़ मार सकता है। भाई वो एक दूसरे के हाथ लाल कर दे, मतलब हाथों पे छाले पड़ जाए ना, इतनी जोर से एक दूसरे के हाथ पे थप्पड़ मारते। हॉट हैंड्स शायद से वही। थॉड़ वो मारते थे, गीला रुमाल करके मारने का कंपटीशन हो रहा है, पीठ पे मुक्के मार, पता है क्या ही खेलते थे भाई। मैं बहन जो आया हूँ वहां से जहाँ पेन फाइट लास्ट गेम होती थी, मैंने कभी ये सब कुछ करा नहीं। उनको देखते हैं कि क्या दानव से लोग हैं भाई। और वो उनके अंदर ना वो एक वो थी, प्राइवेट स्कूल के बच्चों को से ना एक अलग सी घिन थी। तो मैं उनको बताता नहीं था कि मैं प्राइवेट स्कूल से आया हूँ, क्योंकि मेरे सामने एक बार ऐसा होता, हम क्रिकेट खेलने गए थे और रेड लाइट पे ऐसे 3-4 प्राइवेट स्कूल के लौंडे, वहाँ पे हमारे पे कोलंबिया करके कैम्ब्रिज स्कूल है, तो उसके 3-4 बच्चे वहाँ खड़े हुए थे। एक लड़की थी साथ में, वो भी उसी स्कूल की, और ये सारे के सारे से रेड लाइट क्रॉस कर रहे थे पैदल, हम बस लेने के लिए जा रहे थे। तो उन चारों बच्चों ने हमें देखा, और पता नहीं वो या तो आपस में बात करके हंस दिए या हम पे हंस दिए कि सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, कुछ तो ऐसा हुआ भाई। इन दोनों को तो ऐसा मौका मिल गया, इन्होंने उतना मारा उन बच्चों को, उन चारों को पकड़ के, तुम ज़्यादा बनते हो, तुम हंसते हो हम पे, तेरे तो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। भाई इतना पेला है उनको, इतना पेला है, और वो दिख रहा था कि वो अंदर ग्रज निकाल रहे हैं और कुछ नहीं है। Fuck, man. पागल दानव बच्चे थे भाई, सारे के सारे बच्चे ऐसे। मतलब कुछ होगा ना उनको कि these guys are थोड़ा सा ज्यादा प्रिविलेज, तो मतलब हाँ वो वाली चीज़ थी कि जो ज़्यादा बनते हैं अपने आप को, लड़कियों के साथ पढ़ते हैं। हमारे स्कूल में कोई लड़की थी नहीं, हमारे स्कूल में एक बारी भाई गलती से कुछ 35-36 साल की लड़की क्या आंटी कह लो, वो वोटर ID कार्ड बनवानी थी हमारे स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में वोटर ID कार्ड बनते हैं। पूरा स्कूल की भीड़ वहाँ पे लगी थी उनको देखने के लिए। ओ भाई साहब, मेरे से दूसरा दिन था क्लास के अंदर, वो कह रहा लड़की आई है लड़की आई है। बहन तो मेरे पास कौन सी लड़की आ गई, ऐसे कि पूरी क्लास ही खाली हो गई, 11th A B C सब खाली, और सब ग्राउंड में जाके खड़े हो गए और उसको देख रहे हैं ऐसे। अच्छा बॉयज स्कूल था प्रॉपर? हाँ 12-12:30 बजे शुरू होता था, 12 बजे तक लड़कियों की छुट्टी होती थी, तो पहले 11:30 जाके सारे खड़े हो जाते थे। वैसे वाला स्कूल था कि मतलब बहन जो तुम स्कूल में लड़की देखी, आसपास तो लड़कियां देखी होंगी, ये क्या हरकतें हैं। तो भाई आप लोग कैसे लड़की को रीच आउट करते थे मतलब अपने स्कूल टाइम में? स्कूल टाइम में यार, स्कूल में हमने एक डेट ही नहीं करा। मैं तो खैर मेरी मम्मी ट्यूशन पढ़ाती थी, तो मेरा वहाँ पे लड़कियों से इंटरेक्शन अच्छा खासा था, ठीक था। मैं भी ट्यूशन पढ़ाता था, मैं 8th-9th में था तब से ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। सीरियसली फॉर मनी और जस्ट? नहीं फॉर मनी। हाँ, क्योंकि मेरी मम्मी सिंगल पेरेंट थे, वो भी कमा रहे थे, तो मेरे को लगा कि एक टाइम के बाद मुझे भी कमाने थे। तो मैं शायद 9th में था या 8th में था, मैंने ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी थी। 11th-12th का आते तो मेरा अच्छा खासा कोचिंग सेंटर था, जिसमें मैं खुद 11th में था, पर मैं 9th के बच्चे पढ़ाता था, 8th के बच्चे पढ़ाता था। हाँ, तो मैंने कुछ वो 5-6 साल करा काम। तो खुद तो आपकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो आप पढ़ाते कैसे थे भाई? मेरे को आता सब कुछ था, मैं पढ़ता नहीं था। अच्छा। मैं मैथ पढ़ाता नहीं था, मैं इंग्लिश पढ़ा लेता था, मैं साइंस पढ़ा लेता था। मेरी अच्छी खासी नॉलेज थी। मेरा ऐसा था कि जो मैंने पढ़ लिया, मेरे को
कि मैं पढ़ के पढ़ा सकता हूँ, मेरे को ऐसा वाला था मेरा। और मैं पढ़ाता था, ऐसा भी नहीं कि भाई ऐसे रैंडम खोले जुगाड़ू कोचिंग सेंटर खोल लिया। मेरे कोचिंग सेंटर से भाई ऐसे ऐसे बच्चे पास हुए जो कहीं नहीं पास होते थे। क्या बात कर रहे हो टीचर्स मेरे ख्याल से वही बन पाते हैं जो कि खुद बहुत पढ़ाकू ना हो, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई जुगाड़ से बच्चे कैसे पास करने हैं। पढ़ाना और पढ़ना दो डिफरेंट चीजें हैं सर, मतलब कोच वही प्लेयर बनते हैं जो अच्छा नहीं खेल पाते हैं, मतलब हाँ। आज तक उन्हें कोई कोच ऐसा नहीं देखा। सुनील गावस्कर कभी अच्छा कोच नहीं बन पाएगा। हो सकता है भाई। रवि शास्त्री वॉज एन एवरेज क्रिकेटर पर बहुत बढ़िया कोच, राइट। तो वो वाली चीज है। वही क्रिकेट प्रॉपरली अभी देखते हो बढ़िया? हाँ भाई क्रिकेट तो आपने वो रिसेंटली देखा है, वो इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले कोई एक पाकिस्तान कमेंटेटर ने बोल दिया कि सैम अयूब जसप्रीत बुमराह को मतलब एक ओवर में 6 छक्के मारेगा। हाँ। भाई वो पहली बॉल पे आउट हो गया, वो भी हार्दिक पांड्या ने आउट कर ये दिया। तो भाई आदत हो गई है पाकिस्तान को कुछ ना कुछ बकचोदी करके बेइज्जती करवाने की। और उनके भाई सारे क्रिकेटर्स, रिटायर्ड क्रिकेटर्स सारे यूट्यूब पे है भाई। हाँ मेरे को यार उनके दो वो हैं क्रिटिक्स हैं, वासे और हबीब करके, पता है वासे और ओ भाई वो जो बंदे करते हैं क्रेजी भाई, क्या रैंट करते हैं भाई। और वो मैच खत्म होते ही भाई वो मैं लाइव तो पे पाकिस्तान जब भी कोई मैच हारती है ना, कहीं भी खेल रही हो पाकिस्तान मैच हारी है तो फटाफट से यूट्यूब पे जाके देखता हूँ कि भाई मेरे को तो पाकिस्तानी ह्यूमर बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा भाई। मैं मतलब मेरे लिए मतलब जो मेरे फेवरेट कॉमेडियन है ऑल टाइम दैट इज उमर शरीफ। आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड ऑफ हिम। हाँ आई नो ओ भाई मतलब मेरे को नहीं लगता कि उनके मुकाबले का कोई भी कॉमेडी अगर वो इंडिया में होते हैं तो आई गेस कपिल शर्मा से बहुत बड़े होते। इनफैक्ट कपिल पाजी भी जो सारा ह्यूमर ड्रॉ करा है उन्होंने शुरू में जो उन्होंने ड्रॉ करा होगा वो कहीं ना कहीं उमर शरीफ को देखकर और अमानतुल्लाह खान को देखकर वहीं से ड्रॉ करा है जो इंडियन ह्यूमर है। क्योंकि ये सारे अमृतसर के हैं, पंजाब के हैं, साथ ही बॉर्डर लगता है, वही सेम लाहौरी अमृतसर जो जोक्स हैं ह्यूमर है वही है। तो मुझे उनका ह्यूमर इतना बेहतरीन लगता है ना, और वो इतने टैलेंटेड इंसान है, जिसने भी नहीं देखा आई वुड अब तो शायद वो थोड़ा सा उनको लगेगा कि यार ये मिसोजिनिस्ट हैं, क्योंकि 80s 90s में कौन सोचता था, वही पाकिस्तान में तो कहाँ भाई। तो वो थोड़ा मिसोजिनिस्ट ह्यूमर है उनका, सेक्सिस्ट ह्यूमर है, थोड़ा रेसिस्ट भी है। आई फील अब वो चीजें वापस आ रही हैं, लोग ये चीजें डार्क ह्यूमर लेने शुरू हो गए। अब इसको नाम डार्क दे दिया बिकॉज लोग थोड़ा सा मेंटली ग्रो अप करना शुरू हो गए हैं, बट चलता तो पहले भी था, ये पहले भी चलता था। बट वही वाली बात है कि आज के टाइम पे डार्क ह्यूमर लोग आज के टाइम पता नहीं, मेरे को अभी लगता है कि इंडिया में डार्क ह्यूमर आने में बहुत टाइम लगेगा। डार्क ह्यूमर समझना बहुत मुश्किल है। लोग आज के टाइम में डार्क ह्यूमर के नाम पे कुछ भी पेल देते हैं, ऑफेंसिव बात करते हैं जो कि एक्चुअली में ऑफेंसिव फनी नहीं है, कि लिटरली कैरेक्टर शेम कर दिया लड़की को या स्लट शेम कर दिया, वो डार्क ह्यूमर थोड़ा ना। राइट। अब जो कि बहुत सारे यूट्यूबर्स करते हैं कि किसी बंदी को कुछ भी रैंडमली कुछ भी बोल दिया और उसको डार्क, और फिर एकदम से वो स्कल सा बना हुआ आएगा और कहते हैं भाई बहुत डार्क हो गया, बहुत डार्क। बच्चे हैं उनको पता भी नहीं है कि क्या होता है डार्क ह्यूमर, और वो हर चीज़ मेरे को लगता है कि थोड़ा सा आपको उस चीज़ का भी देखना पड़ता है कि यार कि एक्चुअली में मैं जो बात कर रहा हूँ फनी है भी है या नहीं है, सिर्फ मैं बस कोई किसी को स्लट शेम करके निकल गया हूँ या फिर किसी की बॉडी शेमिंग करके निकल गया हूँ। बॉडी शेमिंग भी यार कई बार मतलब बहुत फनी होती है, कई बार वो ऐसी होती है कि स्ट्रेट अवे ऑफेंसिव है, उसमें कोई जोक ही नहीं है, तो वो तो ना करो। मतलब अगर किसी डार्क कम्प्लेक्शन वाले को देखते हो तुम बोल रहे अरे वो मद्रासी, तो दैट फनी, समझ रहे हो। तो वो वाली चीज़ है कि थोड़ा बहुत आपको ह्यूमर, तो उनके अंदर जो ह्यूमर था ना वो ऐसा था कि आप क्यों बहुत फनी था, कि वो इतना फनी था कि जिसके ऊपर जोक करा जा रहा है वो भी बुरा नहीं मान सकता। डार्क ह्यूमर वही है कि मतलब आप जिसके ऊपर जोक करो वो ये बोले कि यार इसके ऊपर मैं कुछ, जैसे रिकी जर्वेस करके एक कॉमेडियन है और उनका एक सेट है पीडोफिलिया के ऊपर। अच्छा। वो यार वो इतना फनी सेट है ना, मैं बच्चों को लेकर इतना सेंसिटिव हूँ ना कि मेरे को बच्चों मेरा नाम है, मैं कुछ भी एंटी चाइल्ड कुछ भी नहीं देख पाता। अच्छा। तो पर उस बंदे को जो वो सेट है वो इतना फनी है, वो इतना फनी है कि आप ऑफेंड होना भी चाहोगे तो नहीं होगे, आप बस कहोगे यार ये क्या राइटिंग कर दी इस बंदे ने यार। भाई देयर वाज एन एरा जहां पे व्हाट्सएप पे वीडियोस फॉरवर्ड होती थी और वो सारी पाकिस्तानी ड्रामा की, स्टेज ड्रामा की वीडियोस होती थी, एंड सेम वीडियो आप पता नहीं कितनी बार देख के हंसते होते थे। अरे भाई मैं बता रहा हूँ उनका ह्यूमर इतना 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 बेहतरीन ह्यूमर है ना उनका वो। और वो 2-2.5 घंटे का स्टेज शो करते थे, बकरा किश्तों पे, ये नया तमाशा, ये सारे उनके आते थे, हम कैसेट्स लेकर आते थे रेंट पे और देखते थे। वो 2.5 घंटे का होता है, वो लाइव होता है। राइट। 2.5 घंटे आप सोचो कि आप थिएटर कर रहे हो एक तरह से, और आप वो इतना फनी कर रहे हो कि उसके अंदर आधी लाइनें ऐसी हैं जो आपकी लिखी भी नहीं हुई हैं, आप बस वो स्टेज पे जाके कर रहे हो और आप वो कर रहे हो। मतलब हम जैसे कि मैंने कपिल शर्मा शो के लिए राइटिंग कर रखी है, तो हमें पता है कि भाई वो 2 घंटे 1.5 घंटा बनाने के लिए कितने हफ्तों से रिहर्सल चलती है, उसके बाद भी कितने टेक लगते हैं, तब जाके वो 1-1.5 घंटे का एडिट होकर इतना फनी जितना भी हो पाता है उतना फनी आता है। बट वो उस टाइम पर ऐसे करते कि बस स्टेज पे गए, ऑडियंस बैठी हुई है ना, माइक अच्छे, माइक इतनी दूर ऐसे ऐसे करके लटके हुए लगे हुए हैं और उस पर वो कॉमेडी करते थे। भाई वो अलग ह्यूमर, अलग टैलेंट है।
भाई डू यू फील कि यार आपने तो बहुत पहले कॉमेडी स्टार्ट कर दी थी, द काइंड ऑफ कॉमेडियंस जो अब आ रहे हैं, तो यार ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कौन सा मैंने 2017-18 भी करी है, जो अब आ रही है वो 2017-18 से ही करते आ रहे हैं। ओ अच्छा, दे आर लाइक बर्स्टिंग आउट अब ज्यादा। हाँ, अब क्योंकि लोग टाइम लेते हैं ना, जैसे कौस्तुभ बेमधुर है, ये मुझसे पहले से कॉमेडी कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, जब मैं आया था इनको ऑलरेडी 5-5 6-6 महीने 8-8 महीने हो चुके थे, मैं उल्टा बहुत बाद में आया था। ओके। हाँ, बट इन्होंने अपना वो टाइम लिया, पूरा खुद को पकाया अच्छे से, अपनी आवाज़ ढूंढी, तो वो बहुत ज़रूरी होता है कॉमेडी के अंदर कि आपको अपनी वॉइस मिले, अपना नीश मिले कि यार मेरे को इस तरह के जोक्स करने हैं। तो इन लोगों ने बहुत मेहनत करी उसके ऊपर, जब इनको लगा कि हाँ दे आर रेडी, तो उन्होंने उसका वीडियो निकाली। तो वही है कि जो अभी डू यू फील कि आप अगर उस टाइम पे होते एंड कंसिडरिंग द काइंड ऑफ नॉलेज दैट यू हैव राइट नाउ, आप कुछ डिफरेंटली करते अब? हाँ, मेरे को तो ऐसा लगता है कि जैसे कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, उसका उल्टा हुआ मेरे साथ। अगर मैं उस टाइम पे लाफ्टर चैलेंज ना जीतता तो मैं वापस दिल्ली आता, मैं ओपन माइक्स करता, मैं बहुत मतलब मैं नया अलग अलग तरह का कंटेंट ट्राई करता। तो वो मुझे धीरे धीरे, क्योंकि उस टाइम पे मेरी राइटिंग ठीक ठाक थी, बट मैंने उसके बाद क्योंकि शो जीत गया तो कुछ मैं चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा वैसे कंप्लेसेंट हो गया लेकर कि यार चल रहा है नहीं चल रहा नहीं चल रहा, पैसा तो आ ही रहा है तो कोई बात नहीं, वो वाली चीज़ होगी मेरे साथ। मैंने कंटेंट लिखने पे इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने वो क्राउड वर्क वगैरह करना शुरू कर दिया। मैंने राइटिंग पे इतना काम नहीं करा, खुद की पर्सनल राइटिंग पे, पर्सनल वॉइस पे, कि मैं स्टेज पे जाके इस तरह के जोक्स करना चाहूँगा। जैसे मेरा जो वैसे जॉनर है वो पोकर फेस कॉमेडी है। आई डोंट स्माइल, आई डोंट मेक एनी काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस वाइल डूइंग कॉमेडी, स्ट्रेट फेस के साथ बस जोक करता हूँ मैं। तो उसमें कोई एक्सप्रेशन, तो एंड दैट यूज टू वर्क अलॉट फॉर मी, बिकॉज मैं रियल लाइफ में भी पोकर फेस ही हूँ। ओके। तो वो मेरे लिए बहुत वर्क करता था। बट धीरे धीरे जब मैं राइटिंग बंद कर दी, अगर मैं वो नहीं करता बंद, और वो जो 3-4 साल थे उसमें मेरे को होता कि यार ये स्ट्रगल ही करनी है, बिकॉज अभी मेरे पास है नहीं कुछ, मेरे को अपनी पहली वीडियो निकालनी है और पहली वीडियो वर्क करनी चाहिए, तो एक डेस्पिरेशन होती है। राइट। तो शायद और बेटर, मतलब मैं अभी उस राइटिंग के मामले में, या फिर जो कहते हैं कि लिखा हुआ सेट होता है या लिखा हुआ मटेरियल होता है, वो मेरा और स्ट्रांग होता। अच्छा। ऑब्वियसली होता, बिकॉज वो इन लोगों ने नाना करते भी, अगर मैं बात करूँ तो 2-2.5-3 हज़ार ओपन माइक तो करे होंगे सबने। बहुत ही कम बता रहा हूँ मैं, ये भी बहुत कम बता रहा हूँ। ये बहुत मेहनती लोग हैं यार, और इतने टैलेंटेड है। कौस्तुभ इतना फनी लगता है मुझे, कौस्तुभ अग्रवाल बहुत फनी है भाई, बहुत फनी बंदा लगता है मुझे। बस्सी जो है, बस्सी दिन में 3 दिन ओपन माइक्स करता है, मुझे बस्सी की राइटिंग इतनी पसंद है, बहुत पसंद है। मतलब उसको एक ऐसा कॉमेडियन जिसको मैं देख के लगता है कि यार ये इतने कैसे टैग सोच लेता है एक ही शो, एक ही जोक के अंदर। तो और बस्सी मेरे बाद आया था, बस्सी मेरे ख्याल से 6-7 महीने बाद आया था मेरे, और मैंने जब उसको पहली बार ही परफॉर्म करते देखा तो मुझे लगा था भाई ये क्या बंदा है, मतलब वो कैसे लिखता है। मतलब स्टोरी टेलिंग, चलो एक वैसे वाली चीज़ है कि स्टोरी टेलिंग के अंदर आपको बहुत लंबा मटेरियल बहुत इजीली बन जाता है, क्योंकि आप स्टोरी सुना रहे हो तो आप बहुत सारा टाइम ले सकते हो सिर्फ फालतू की बात करने में कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो आप थोड़ा सा स्पेस ले सकते हो। बट वो नहीं लेता भाई, उसकी हर लाइन फनी है भाई। आपने वैक्सिंग देखा होगा भाई, मैंने पहले मेरे जो मेरा फेवरेट सेट है बस्सी का, दैट इज चीटिंग एट हॉस्टल। हॉस्टल, वो भी बहुत बढ़िया भाई। मतलब वो इतनी बेहतरीन राइटिंग करता है, और वो एक छोटी सी इसको पकड़ता है और उसके अंदर 5 टैग डाल देता है। जैसे आइडली कॉमेडियन ये करते हैं, या यूजुअली कि एक मैंने कोई चीज़ के बारे में सोचा तो मैं एक टैग लिखूंगा, 2 टैग लिखूंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। वो लिखता जाता है टैग पे टैग, टैग पे टैग, टैग पे टैग, और आपको लगता है यार ये तो हाँ ये टैग तो मैं भी सोच सकता था, पर वो आपके दिमाग में आएंगी ही नहीं, क्योंकि वो इतना, वो शायद वो उसके अंदर ही है, वो इनहेरेंट है, वो आप सीख नहीं सकते हो जो उसके अंदर है। तो मुझे इसलिए बहुत पसंद है मानिक महाना, मुझे बहुत मानिक पसंद है। माना सर, वो तो खैर ओनली कॉमेडियन आई थिंक जिनकी टिकट दे के मैं उनका शो देखने गया हूँ। मे बी बिकॉज ऑफ ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, बट सम आई डिडंट नो अबाउट हिम। मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि चल स्टैंड अप देखने चलते हैं, आई वाज इन कॉलेज, तो उसने कहा कि मानिक माना है, तो मैंने उनकी ना 1-2 वीडियोस देखी, मुझे बहुत पसंद आई, मैं हाँ चलते हैं। एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ ईयर्स मेरे को तब पता लगा कि भाई ये तो ओजी आदमी है। मुझे तो ही इज कॉमेडियन। जैसे आप लोग सारे ऑडियंस, अगर ऑडियंस को पता चले कि यार ये बंदा परफॉर्म कर रहा है, आप जाके खड़े हो जाते हो ना कि यार इसको देखना है। जब मानिक माना परफॉर्म कर रहा हो तो सारे कॉमेडियंस जाके खड़े हो जाते हैं कि अरे मानिक परफॉर्म करने आ रहा है। तो मानिक डजंट अलाउ कॉमेडियंस इन शो एनी मोर, बट अगर आप वहाँ बैठे हो और आप देख रहे हो तो आप सारे कॉमेडियंस चाहते हैं कि एक बार मानिक को देखें, ज़रूर देखें। वो इतना मतलब बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस भाई। वो तो ऐसे वाली चीज़ है कि यार एक होता है ना कि आप कॉमेडी सीख रहे हो, बहुत कम लोगों को देखकर आप ये बोल सकते हो कि यार ये इंसान कॉमेडी सीख चुका है, इसको कॉमेडी आ गई है, ये पी चुका है कॉमेडी को। तो मानिक इज वन ऑफ दोज पीपल। ही इज वन ऑफ दोज प्योरिस्ट्स, राइट? मानिक इज इरफान खान ऑफ कॉमेडी। क्रेजी मैन। एंड डू यू फील दैट बिकॉज आजकल तो ट्रेंड्स बहुत चेंज होता है, डू यू फील कि आपको कोप अप करने की जरूरत है अपनी कॉमेडी के अंदर वो ट्रेंड्स लाने के लिए?
कॉमेडी यार, मतलब वो आई थिंक स्टैंड अप ऐसी चीज़ है कि आप बोलोगे वही जो आप बोलना चाहते हो। ये इंस्टाग्राम रील्स तो है नहीं कि आज इस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है तो मैं इसके बारे में बात करता हूँ, मैं उसको, आपकी जो लाइफ एक्सपीरियंस है, अगर वो लाइफ एक्सपीरियंस को आप फनी तरीके से बता सकते हो तो आप जो 1950 में भी आपके साथ हुआ है ना वही बताओगे तो फनी लगेगा लोगों को। करेक्ट, अब जैसे वैक्सिंग इज नथिंग, कि कोई कुछ ट्रेंड थोड़ना है वैक्सिंग, एग्जैक्टली, हॉस्टल कोई ट्रेंड थोड़ना है। मानिक माना ने उस पर किया था, जो उनकी पहली थी क्लासमेट्स करके movie क्लासमेट्स, थी। राइट, कुछ नहीं है, छुपन छुपाई के बारे में बात कर रहे हो, समझ गया, उसका कोई लेना देना नहीं। वो ऐसे वाली चीज़ें हैं कि आप जब भी वो चीज़ को उठाओगे आप उसको फनी बना सकते हो, करेक्ट, कि आपके साथ कुछ हुआ है आप उसको एग्जैजरेट कर रहे हो और उसको फनी बना रहे हो, तो उसका कोई ट्रेंड से लेना नहीं। इनफैक्ट मुझे नहीं लगता कि स्टैंड अप में बहुत रेयर ही ऐसा होता होगा, बहुत कम कॉमेडियंस करते हैं ये, कि जो लाइफ जैसा अभी पाकिस्तान वॉर हुआ तो उसके ऊपर लिख दिया, ये बहुत कम कॉमेडियंस करते हैं कि वो खाली व्यूज़ खींचने का तरीका है, राइट, कि मुझे व्यूज़ खींचना, फटाफट से सेट बना के मैं डाल देता हूँ, वो वाली चीज़ है। बट वो नहीं करते, मोस्टली कॉमेडियंस नहीं करते हैं। मोस्टली कॉमेडियंस वही करते हैं जो जिसमें वो कंफर्टेबल फील करते हैं। जैसे कौस्तुभ मुझे इसलिए बहुत फनी लगता है कि वो अपने मोटापे के ऊपर, कि उसको सेक्स नहीं मिला लाइफ में, उसकी गर्लफ्रेंड्स नहीं रही, उसके ऊपर ही रैंट करता है, एक फ्रस्ट्रेटेड रैंट, और वो इतना फनी होता है, इतना फनी होता है, मतलब आई फाइंड हिम वन ऑफ द फनीएस्ट कॉमेडियंस राइट नाउ। उपमन्यु अगेन, क्लासिक्स, ओजी, वो भी ओजी। बट आई थिंक दिस इज अ वेरी यूनिक वे, एंड आई थिंक ईजी तो मैं नहीं कहूंगा, बट दिस इज द वे आई फील कि जो नए कॉमिक्स होते हैं दे ट्राई टू मेक फन ऑफ देयर इनसिक्योरिटीज इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, एंड ऑडियंस कैन रिलेट टू इट, तो वो बहुत सही रहता है। हाँ, वो हमेशा से वर्क करेगा, वो सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर हमेशा ही वर्क करेगा। सो डिड यू ट्राई दैट एंड लाइक? हाँ हाँ, मेरे जो पहली वीडियो थी वो वही थी, एवरेज लुकिंग गाय के ऊपर ही थी पहली हाँ, वीडियो। हाँ, हाँ। तो वो मेरा लाफ्टर चैलेंज के अंदर मैंने शायद 3-4 सेट्स करे होंगे जो सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर। मेरे ख्याल से मोस्टली कॉमेडियन जब शुरू करते हैं तो सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर से ही शुरू करते हैं, ओके, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है जो वो अपने साथ लेके चल रहे हैं, तो वो उसके ऊपर बात करेंगे तो उनको पता है कि ऑडियंस को रिलेट करेगी, और सबसे पहले आप वही वेंट करना चाहते हो कि यार ये मेरे अंदर से निकले। तो वो वाली चीज़ है, तो कि आप पहले जो आपके दो, इनफैक्ट आपके जो पहले 2 या 3 सेट होते हैं, जो कि मैंने नोटिस किया कि मोस्टली कॉमेडियंस के जो पहले 2-3 सेट होते हैं वो उनके सबसे फनी सेट होते हैं। चाहे कॉमेडियन इवॉल्व करता जाता है अपनी राइटिंग के अंदर, अपने स्किल के अंदर, अपने परफॉर्मेंस के अंदर, वो इवॉल्व करेगा ऑब्वियसली, करेक्ट, बट वो जो पहले 2 सेट होंगे ना वो इतने रियल होते हैं ना कि वो बिल्कुल उनके अंदर का सच है, तो वो इतने फनी होते हैं कि उन बाकी सेट आपको उस लेवल पे फनी नहीं लगेंगे, क्योंकि वो सच्चाई है उनकी। राइट। एंड मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, उसके अंदर मैंने देखा कि भाई आपने कर्ल्स करवा रखे थे और पता नहीं क्या कलर करवा रखा था, भाई क्या रीजन है भाई उसका? कर्ल्स कराए थे, वो कलर नहीं कराया था, वो एक्चुअली में मैंने वो पमिंग करवाई थी। किसी ने मुझे बोला कि भाई सलून वाले तो बेच ही देते हैं कि भाई पमिंग करवा लो, अच्छा उनकी वजह से कि अच्छा हाँ, लगेगा। मैंने कहा कर दे भाई। उसने पता नहीं भाई कौन से केमिकल लगाए, वो बाल झड़ने लग गया मेरे, और वो हाथ में गुच्छे गुच्छे आए थे भाई, और मतलब वो क्योंकि वो केमिकल लगाया तो कलर भी उड़ गया बालों का, वो ब्राउन से हो गया, अजीब से हो गए। ओ भाई साहब, बहुत नहीं क्या ही उसने कर दिया था। 2 लोग कहते हैं यार बढ़िया लग रहा है ये वाले द्वार से करे हुए, द्वारा तो नहीं करवा रहा खैर, बट वो बहुत ही बट भाई बहुत ह्यूमिलेटिंग हो जाता है और अब आपको यही लेके चढ़ना भी है रोज स्टेज पे, तो भाई क्या है, बहुत बुरा कर दिया था उसने। मैंने बड़ी गालियां दी उसको बाद में, मैंने कहा भाई क्या करे तूने। टेल मी मोर अबाउट दिस एक्सपीरियंस यार, बिकॉज आई नो इट। हमारे स्कूल के अंदर अगर कोई बच्चा ऐसे स्ट्रेटनिंग सी करवा के आता था, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, भाई उसकी बहुत मारते थे भाई, नहीं भाई, मेरी ऐसे कोई मारी वारी तो किसी ने नहीं, क्योंकि मैं तो अब सबको थोड़ा बताता था, मैं तो कन्विक्शन से कहता कि हाँ मैंने कराया, मुझे पसंद है। अब ये कौन बोलेगा कि भाई मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा था। हाँ, कि चूतिया कट गया, कौन ही बोलता है, तो मैंने कहा, ठीक है यार बढ़िया है। हाँ, लोग भी कहते हैं हाँ अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। मुझे इनफैक्ट काफी लोगों ने बोला कि वापस क्यों नहीं करवाया, अच्छा लग रहा था। मैंने कहा भाई हो गया मेरा भाई एक ही बारी नहीं हो गया, भाई, बहुत बुरा लग रहा था। ये जो लोग हैं ना, इनको अपनी जिंदगी से निकाल दो भाई। हाँ, ये तो चूतिया मारने मुझे पता है। भाई भाई नहीं करवाना मुझे, मेरा हो गया एक बारी के अंदर ही, बार लोग से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। भाई अब तो मैं देखता हूँ लोग एआई का इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि आप सब कुछ चेक कर सकते हो अपने ऊपर। आपने वो रिसेंट ट्रेंड देखा है वो कि अपनी फोटो डालो, वो साड़ी या पता नहीं किस चीज़ के अंदर, जेमिनी वाला कोई ट्रेंड है भाई। किसी लड़की ने कोई फुल स्लीव्स की टी शर्ट में डाला, उसके अंदर का तिल भाई भी तिल दिख गया भाई। यार टेक्नोलॉजी तो ऑब्वियसली, आप तो जो हम बात कर रहे हैं ये पॉडकास्ट यूट्यूब पे बाद में आएगा, अभी कुछ लोग बैठ के सुन रहे हैं हमारी बातें, अभी 20-25 लोग तो अभी भी सुन रहे हैं ये बातें। क्या बात कर क्या बात, तुमने कभी नोटिस नहीं किया कि तुम अपने दोस्त से बात कर रहे हो तो कि यार मैं कल करने जा रहा हूँ, कौन से फ्लेवर का कॉन्डम लूंगा, आपके अभी इंस्टाग्राम पे 5 ऐड आ जाएंगी कि भाई कच्चा आम ले ले। हाँ राइट राइट राइट, आप जो कि नॉर्मली किसी से बात कर रहे हो तो वो फटाफट से आपकी इंस्टाग्राम पे ऐड आ जाएगी, तो ऑब्वियसली यू आर अंडर सर्वेलेंस ऑल द टाइम। एक मूवी है सोशल नेटवर्क, अगर देखी है तो, नहीं सोशल नेटवर्क करके मूवी है, वो इसी के बारे में है कि आप 24 घंटे देयर आर पीपल हु आर
वॉचिंग यू, और वो देखते हैं कि ये क्या क्या देख रहा है, इसको क्या पसंद है, फिर उस हिसाब से आपके एल्गोरिथम सेट करते हैं। बहुत अमेजिंग मूवी है, देखना, डॉक्यूमेंट्री टाइप है कुछ, 2 घंटे की, सोशल नेटवर्क करके। डिड चेंज समथिंग अबाउट यू, लाइक आप कैसे लाइफ लीड करते हो? क्या देख ले भाई, देखना तो क्या ही कर ले क्या फर्क पड़ रहा है भाई, तू देख ले, अब जो कर रहे हैं, कुछ करेगा कि ब्लैकमेल थोड़ा ना करने आ जाएगा। भाई क्रेजी ब्रो, बट ये तो होता है भाई, कोई बंदा बोले मेरे को नौजिया हो रहा है या फिर मेरे को उल्टी वगैरह आ रही है, आपको आ जाता है मेडिसिन वगैरह या वो? हाँ, अरे जो भी बोलोगे तुम, अभी बात करोगे तो वो सजेशन में उसी टाइम आ जाएगा। इनफैक्ट अब पता नहीं वो कोइंसिडेंस है, कई बार वो ऐसा होता है कि मैं सोचता हूँ कि यार मुझे ये लेना है, और वो आ जाता है। अब ये कोइंसिडेंस हो सकता है, बट ये बहुत बारी हुआ है मेरे साथ, बहुत आप बार। मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हो? मैंने क्यों? मेरी मैनिफेस्ट मतलब मैं नहीं, क्या मैनिफेस्टेशन यार, मतलब मुझे ऐसा, मेरा तो उल्टा है कि मैं तो जो मैनिफेस्ट करता हूँ कभी भी नहीं मिलता, कि अगर वो मिल भी रहा है तो नहीं मिलेगा, वैसे वाली चीज़ है। मतलब कि अगर तुम मेरी मैनिफेस्टेशन वगैरह में तो बिलीव नहीं करता, मेरा तो सिंपल सा है कि यार तुम लाइफ में जो कर रहे हो करते रहो, जो तुम्हें मिलना है मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप अलग अलग वो लगाने बैठते हो उसके ऊपर थ्योरीज, कि अच्छा ये मुझे इसलिए मिला, वो वाली चीज़ है। हाँ आप 25 चीज़ें मैनिफेस्ट करो, उसमें से एक तो मिल ही जाएगी, फिर आप उस चीज़ को लेके करोगे, देखा मैंने मैनिफेस्ट करता ना इसलिए मिलता, जो 24 नहीं मिली उसके बारे में बात नहीं करोगे। सेम हैपेंस विद कल्ट गुरुज एज वेल, कि कोई भी अगर कल्ट शुरू होता है वो ऐसे ही होता है कि एक बाबा है, उसके पास 100 लोग जाते हैं कि अपने अपनी प्रॉब्लम लेके, 100 में से एक की लाइफ में तो वैसे भी चेंज आना ही है, उसकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आया, वो आगे 10 को और बताएगा कि भाई हम उसके पास गए थे इसलिए हमारा काम हो गया। तो फिर वो 10 में से फिर जो नेगेटिव वाले होते हैं वो तो 2 बारी माथा टेकते हैं, तीसरी बार नहीं जाते, वो कहीं पर बताने नहीं जाते कि यार मैं इसके पास गया था मेरा काम नहीं हुआ। पर जिसका हो जाता है उसको लगता है कि यार इस बंदे ने मेरा काम कर दिया, तो ऐसे करते करते कल्ट बनते हैं। वही मेरे को मैनिफेस्टेशन भी उसी तरह का कल्ट लगता है, मुझे नहीं लगता कोई मैनिफेस्टेशन करके कोई चीज़ होती है कि आप बिलीव करो कि मैं ऐसा हूँ, अगर आपको हीरो बनना है तो आप अभी से सोचना शुरू कर दो कि यार मैं हीरो हूँ, तो वैनिटी कहाँ से लेकर आऊँगा अभी कभी। बट डू यू इमेजिन योरसेल्फ, लाइक कि बंदे सोचते हैं ना कि यार स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर और लाइक इमेजिनिंग योरसेल्फ परफॉर्मिंग एट द बिगेस्ट स्टेजेस? यार ऑनेस्टली मैं नहीं करता ये, बहुत सारे कॉमेडियंस करते हैं, मैं नहीं करता, मेरे को समझ नहीं आता कि क्यों। मेरे से मैंने कभी नहीं ऐसे बैठ के सोचा कि यार मैं भी ऑडिटोरियम बेचूंगा, मेरे अंदर वो है ही नहीं, ग्रीड ही नहीं है, मतलब ये होनी चाहिए, Right. ये गोल है, टारगेट है, हर कॉमेडियन का होता है कि यार मुझे 200 बेचनी है, मुझे 500 बेचनी है, मुझे 2000 बेचनी है, मुझे 10,000 बेचनी है। मेरा कुछ है ही नहीं ऐसा, मतलब मैं ऐसे कभी भी नहीं हुआ कि यार मैं बैठूं सोचूं कि यार मैं भी एक दिन देखना ऑडिटोरियम बेचूंगा, मैं भी ये करूंगा, वो आता ही नहीं है। सो व्हाट्स योर ड्राइविंग फोर्स भाई यार? कुछ भी नहीं है, पैसा है बस, और कुछ नहीं है। ओ अच्छा, मनी इज द गोल। हाँ, ये पैसा है, जहाँ से राइटिंग से आ रहा है राइटिंग से आ जाए, इधर से आ रहा है उधर से आ जाए, उधर से आ रहा है उधर से आ जाए कभी। और जब आप स्टेज पे होते हो तब मेरे लिए लाफ्टर एंड अप्लॉज ब्रेक, ये एक तरह का बट ड्राइविंग आई गोल है। थिंक जो स्टेज पे चढ़ने का नशा है, नशा चलो थोड़ा नेगेटिव वर्ड है, बट द नहीं, काइंड ऑफ नशा ही है एक्चुअली में, ये नशा है, ये नशा ही है। आपको जो अप्लॉज ब्रेक मिलती है, दो मुझे नहीं है वो, मैं तो अगर मैं कई बार तो ऐसा हुआ है कि शो डाल देता हूँ फिर उसको कैंसिल करके छोड़ना है यार, अगली बारी करेंगे, शो कैंसिल करते, मेरे साथ बहुत होता है ये। अच्छा। हाँ, तो वो वाली चीज़ है मेरे साथ। बट हाँ, ये एक एडिक्शन तो है, जो एड्रेनलिन रश मिलता है आपको, वो किसी और चीज़ से नहीं मिल सकता। डू यू फील यू कुड हैव वर्कड मोर ऑन योर ओन ब्रांड इमेज लास्ट के 1-2 साल के अंदर? हाँ, 2 साल क्या यार, मतलब मैं शो जब जीत कर आया था तभी बहुत कुछ कर सकता था, मतलब मेरे को बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए थी, मैंने कुछ भी नहीं करा। मैं बहुत आलसी हूँ इस मामले में, मतलब मेरा ऐसा वाला है कि यार मैंने अगर कुछ अचीव करा तो मैंने अभी अचीव करा, मैं 1 घंटे बाद उसको भूल जाऊंगा कि यार ये हो गया। शायद मेरे दिमाग में वो चीज़ रहेगी, जैसे एक टाइम तक लाफ्टर चैलेंज का मेरे दिमाग में बहुत टाइम तक रहा था कि यार मैं जीता हूँ मैं जीता हूँ मैं जीता हूँ, मतलब वो ऐसा वाला होता था कि हिट करता था फिर चला जाता था, हिट करता था फिर चला जाता था। बट मेरे को उस पर कुछ कैपिटलाइज करने में या उसको आगे बढ़ाने में कुछ, मे बी आई डोंट हैव द स्किल्स टू डू दैट, और या मेरे अंदर वो है ही नहीं है कि मैं चीज़ों को बहुत ईजिली लेट गो कर देता हूँ कि यार चलो ठीक है अब ये करेंगे, चीज़ वर्क करी करी। मैं यूट्यूब वीडियो भी डालता हूँ, तो मैं मोस्टली लोग जब यूट्यूब वीडियो डालते हैं तो उसको 2-3 दिन तक 4 दिन तक उसको ट्रैक करते हैं कि क्या कमेंट्स आ रहे हैं, कितने व्यूज़ आ रहे हैं। मैं एक दिन, मैक्स एक दिन कि कमेंट्स पढ़ लिए, अच्छे आ रहे हैं तब भी अच्छा लगता है, बुरे आ रहे हैं तो ऑब्वियसली कई बार अब तो बुरे पे बुरा भी नहीं लगता, अब तो लगता है कि यार कुछ तो बुरा 1-2 कमेंट्स आएंगे तो वो लगता है कि यार अच्छा लोगों तक, हर तरह के लोगों तक पहुंच रही है, सिर्फ मेरी ऑडियंस तक नहीं पहुंच रही है। एक दिन ट्रैक करता हूँ, उसके बाद मैं कमेंट्स भी पढ़ना बंद कर देता हूँ कि क्या करने, कमेंट्स पढ़ के छोड़ो। डू यू फील इनसिक्योर अबाउट दिस वे ऑफ थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ? इनसिक्योर नहीं, मतलब आई नो कि इट इज़ प्रॉब्लमेटिक। Is it? हाँ, इट इज़ प्रॉब्लमेटिक, ऑब्वियसली इट इज़ प्रॉब्लम। आपको लाइफ में अगर कुछ चाहिए तो आपके अंदर वो ड्राइव होनी चाहिए। जैसे हर्ष जो है, मैंने उससे ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान नहीं देखा, मतलब ओके।
मैं उसके साथ बहुत ट्रैवल करता हूँ, मैं उसके लिए राइटिंग वगैरह भी करता हूँ, उसके साथ हेल्प भी करता हूँ उसको, क्या कहते हैं, इन ईयर वगैरह के अंदर, और ही इज़ अ गुड फ्रेंड एज वेल। पर मैंने उससे ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान आज तक नहीं देखा। वो इतना वो क्या, जो आप कह रहे थे कि आपको कई बार सनकी होना पड़ता है, मैनिएक होना पड़ता है, राइट। वो है वो वाला सनकी, कि वो अगर अभी 8-10 घंटे शूट कर कर आया है, तो उसके बाद अगर उसको कल शूट करना है वापस से, तो 10 घंटे शूट करने के बाद खाना खाते हुए वो कल के शूट के बारे में, सेट के बारे में बात करेगा, जोक्स के बारे में बात करेगा। उसके बाद होटल जाके भी वो वापस से उन्हीं की तैयारी कर रहा होगा, जब तक उसको लगेगा नहीं कि मेरी जुबान पे बैठ गए हैं जोक्स। वो तैयारी करता रहेगा, बात करते हुए बोलता रहेगा, शीशे में देख के बोलता रहेगा। और वो जितने शोज करता है, एक दिन की ब्रेक नहीं लेता। उसको आप पूरा साल काम करा लो, पूरा साल काम कर लेगा, क्रेजी। पूरा साल काम कर लेगा। एंड आई ऑनेस्टली फील कि कुछ लोग होते हैं ना, विराट कोहली जैसे है, कि वो टैलेंटेड भी है, हार्ड वर्किंग भी है, दोनों चीजें हैं उसके अंदर। रोहित शर्मा इज टैलेंट है, टैलेंट वाइज हार्ड वर्क इतना नहीं होगा शायद, कोहली के मामले में कम होगा। तो आई फील कि हर्ष का तो वो वाली चीज़ है कि हर्ष के अंदर अगर आई वुड से कि 30% टैलेंट, 70% हार्ड वर्क। क्रेजी मैन। कि टैलेंट शायद उसका इतना सुप्रीम नहीं है, कि उसकी राइटिंग उतनी सुप्रीम नहीं है जितनी बस्सी की है। बस्सी इज अ प्रोडिजी, उसके अंदर वो वाली चीज़ है। बट वो इतना हार्ड वर्किंग है कि ही मेक्स अप फॉर इट, बहुत हार्ड वर्क करता है। मैंने उसके इतना हार्ड वर्किंग इंसान नहीं देखा। हर्ष भाई की तो मतलब शोज के अंदर आई थिंक लोग फ्रंट रो में बैठने से डरते भी बहुत है भाई। हाँ, वो तो चलो क्राउड वर्क है उसका, मतलब वो ही इज ऐसे ग्रेट एट दैट एज वेल यार। हाँ आई फील वो एक डिफरेंट सेट ऑफ टैलेंट है, बिकॉज आप उस चीज के ऊपर हाँ कैपिटलाइज करते हो। वो हाँ तो बिल्कुल ही डिफरेंट है यार। एंड आई थिंक एज फार एज आई रिमेंबर, जब कोविड हुआ था तब हर्ष भाई वॉज ग्रोइंग, उनकी ऑडियंस स्टार्ट हो गई थी बिल्ड होनी। एंड आई स्टिल रिमेंबर हमारे कॉलेज इवेंट था, हमने ऑनलाइन करवाया था, तो उन्होंने जूम पे आके वो इवेंट करा था। एंड आई स्वेयर भाई, आई वॉज इन लॉकडाउन, मैं अकेला था यहाँ पे, मतलब अपने फ्लैट में बंद था। आई एंजॉयड टू द मैक्स। he had that presence even on that हाँ हाँ, online show नहीं, भाई। ही हैज इट एंड ही वर्क्स ऑन इट एज वेल। ऐसा नहीं है कि ऐसे मेरे ख्याल से सारे कॉमेडियंस ही हार्ड वर्किंग हो गए। बट मैंने वो कुछ एक हद तक जाके ना, ऐसा होता है कि कॉमेडियंस ऐसा होते हैं कि है तो आर्टिस्ट ही है ना, तो आर्टिस्ट कहीं ना कहीं लेड बैक हो जाता है राइट। कि यार कर लिया ना, अब कल करेंगे। बट उसके अंदर वो वाली चीज़ नहीं है। वो ऐसे काम करता है कि जैसे उसको पता है कि आज नहीं काम करूंगा तो मेरे हाथ से ये चीज़ जा सकती है। वो उसके अंदर वो वाली चीज़ है कि मेरे को ये हर रोज़ करना है, उसको बढ़ाना ही है, जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। Do you feel that you need to change this thing about yourself? नहीं हो सकती चेंज, मैंने बहुत ट्राई करा है। मैं रात को सोचता हूँ कि हाँ नहीं कल से करूँगा, नहीं हो पाता। वो मे बी पता नहीं क्या चीज़ है वो, क्या नहीं है, बट वो नहीं हो पाता। मैं शुरू से ही और ऐसा भी नहीं है कि ये मेरे नेचर में नहीं था, अब मैं हो गया हूँ। मैं शुरू से, मैं स्कूल के टाइम पे भी ऐसे ही था कि मैंने, मेरे ख्याल से अगर मेरा एग्ज़ाम आ जाए तो मैं कल पहली बार किताब खोलूँगा पूरे साल के अंदर। अच्छा। मैं शुरू से ऐसा रहा हूँ कि 1-2 दिन पहले से मैंने ऊपर कभी बुक खोली नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ करके मेरी चीज़ें जो है ना ठीक ठाक चल जाती हैं, तो इसलिए कभी मुझे वैसा लगा भी नहीं। अगर वो चीज़, अब जैसे अगर मैं 5 शो करके आऊँ क्राउड वो करे और मेरे 5 शो ना चले ना, तो मैं 6ठे दिन लिखने बैठ जाऊँगा कि मुझे होगा अब लिखना पड़ेगा भाई, अब नहीं हो रहा, वर्क नहीं हो रहा। बट अगर मुझे एवरेज सक्सेस भी मिल जाएगी तो मैं उसमें खुश हो जाता हूँ, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, ऑब्वियसली नॉट अ गुड थिंग। यू हैव टू बी रियली, मतलब वो होना चाहिए आपके अंदर कि यार मेरा ये कंपेटिटिव होना चाहिए। आप Has someone pointed this out, like maybe your partner or हाँ, someone? बहुत लोगों ने, सार पूरी दुनिया बोल चुकी है, एक इंसान के मतलब कॉमेडियंस तक बोल चुके हैं। एवरी कॉमेडियन टेल्स मी कि ब्रो तू बहुत ज़्यादा मतलब आलसी है, यू शुड वर्क ऑन दैट एंड यू शुड राइट, बिकॉज आई राइट फॉर अदर पीपल। और वो जब वो सेट करते हैं तो वो चलता है, वो वर्क करता है। कोई बढ़िया सेट जो आपने लिखा हो जो बहुत तगड़ा गया ऐसे है? बता नहीं सकता ना, घोस्ट अच्छा, वो अच्छा, वो बता नहीं got सकता। it, got it, हाँ got but it. हाँ, चलते हैं सेट्स, ऐसा कुछ नहीं है। और मतलब मैं यूट्यूब के चैनल के लिए जो उनका ब्रांड वर्क का आता है ना, जैसे कि हाँ हाँ। स्टैंड अप के अंदर ब्रांड वर्क इनकलकेट करना है, वो करता हूँ। और जैसे कि हर्ष टीवी शोज करता है, अभी उन्हें मैडनेस मचाएंगे होस्ट करता, तो मैंने उसमें लिखा। फिर अगर हम जियो वगैरह पे कोई शो करते हैं तो मैं उसमें उसको इन ईयर जोक्स देता हूँ, जो स्पॉन्टेनियस जोक्स होते हैं, राइट। और राइटिंग में हेल्प कर देता हूँ। तो वैसे वाला मोस्टली काम करता हूँ। तो वो वाली चीज़ तो कर ही लेते हैं। बट वो वाली चीज़ है कि दूसरों के लिए करने में तो ऐसा होता है ना कि भाई नहीं करूँगा तो पैसे नहीं देगा। तो वो वाली चीज़ है कि करके फटाफट से भेजना है, वो तो वहाँ से आ जाता है। बट खुद के लिए नहीं होता। खुद के लिए थोड़ा वो ऐसा वाली भी चीज़ है कि वो होता है ना कि परफेक्शन किल्स एवरीथिंग, वो वाली चीज़ हाँ, है राइट राइट कि मैं रात को सेट लिखूंगा पर सुबह उसको खुद ही डिस्कार्ड कर देता हूँ कि नहीं यार ये फनी नहीं है। कभी स्टेज पे जाके ट्राई नहीं करता। स्टेज पे जाके ट्राई करोगे तो भी पता चलेगा ना कि ठीक है कि नहीं है। तो वो वाली चीज़ है। तो थोड़ा वो भी है कि इट हैज़ टू बी चेंज्ड, बट वो हो नहीं पाता। कर रहा हूँ मैं ट्राई, मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि नहीं यार मुझे करना है।
स्पेशली नाउ बिकॉज इतना पैसा है स्टैंड अप के अंदर, इतना पैसा राइट है, राइट राइट, इतना फेम है कि अब लगता है कि यार ये टाइम नहीं जाना चाहिए, टाइम को बिल्कुल भाई बिल्कुल। यूज़ कर लो, कैपिटलाइज कर लो। और मुझे पता है कि अगर करेंगे तो थोड़ा बहुत तो ठीक अभी से तो बेटर हो ही जाएगा। अगर आप कहीं भी हार्ड वर्क करोगे तो बेटर होती ही है बिल्कुल भाई। चीज़ें। एंड प्लस देयर आर लॉट ऑफ शोज यार, अब तो बहुत आ रहे हैं। आप जैसे एस्केप रूम में भी जाते हो राइट? हाँ, टेल मी समथिंग अबाउट दैट एक्सपीरियंस यार। तो एस्केप रूम तो मैंने ही लिखा है, वो शो मैंने ही बनाया है। Okay. हाँ, वो शो का कॉन्सेप्ट ऐसे, हम 3-4 लोग थे जो कि प्रोड्यूसर्स भी हैं, हमने सोच रहे कि किसके अराउंड बनाए, तो फिर फाइनली डिसाइड करा कि कुछ कुछ बनाते हैं जो कि कन्फेशंस के अराउंड होगा। फिर उसके बाद मैंने ऐसे 2-3 टीम में अपने राइटर्स लिए साथ में टीम में, और मेरे दिमाग में पूरा वो था, कहीं से मैंने कुछ तो देख रहा था, शायद कोई मूवी देखी थी या कुछ देखा था, तो उसमें एक सीन था वो चर्च का, जिसमें कन्फेशन बॉक्स में बंदा जाता है और जो है कन्फेशन करता है। तो मेरे को वहां से वो आइडिया आया कि यार ये ही चीज को उठा पूरे का पूरा डाल दो ना। तो जो चर्च का पूरा सीन था कि आइडेंटिटी रिवील नहीं हो रही है, जो पॉप है वो भी नहीं देख पा रहा कि कौन है कौन नहीं है, जो प्रीस्ट है वो नहीं देख पा रहा ना उसमें, Right. तो प्रीस्ट, तो मेरा वही था कि हम 4 लोग ऐसे बैठेंगे, वो बंदा अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा तो वो ज़्यादा खुल के अपने बारे में बता पाएगा, Correct, क्योंकि उसके correct. अंदर वो डर नहीं होगा कि मैं लोग देख लेंगे मुझे। और फिर ऐसे बॉक्स लगाते हैं ताकि वो चर्च वाली फील भी आए। तो वो पूरा चर्च की थीम मेरे दिमाग में थी, तो उसके अराउंड फिर वो पूरा शो जो है उस हिसाब से बनाया। तो वो जो लोग होते हैं वो प्लांटेड होते हैं या नहीं नहीं नहीं, उनको हम कुछ पता नहीं होता? जो लोग होते हैं वो नहीं नहीं नहीं, लोग नहीं जो वहां पर आते हैं कन्फेक्शन बॉक्स के अंदर आते हैं, हाँ, कन्फेसर्स ना। कन्फेसर्स। नहीं, हम गूगल फॉर्म देते हैं ना, हम हर स्टोरी पे डालते हैं, मैं स्टोरी पे डालता हूँ कि गूगल फॉर्म है, अगर आपको कन्फेशन देना दे दो, तो लोग कन्फेशन करते हैं। क्रेजी। हाँ, और ये तो ऐसे वाले कन्फेशन थे जो कि हम डाल पा रहे हैं। टेल मी समथिंग अबाउट द कन्फेशन जो नहीं डाल पाए। अब पता नहीं वो बोल पाएंगे नहीं, अब तो वैसे इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है। नहीं मतलब बता सकते हो ना कि मतलब किसी ने ऐसे क्या बहुत बोला? सारे आते हैं, कहीं तो कहीं इंसेस्ट वाले बहुत सारे आते हैं, और कई लोग तो मतलब लिटरली ऐसे ही बोल देते हैं कि उन्होंने क्राइम कर रखे हैं, और वो क्राइम अपने कन्फेस कर रहे हैं। अब पता नहीं वो कूल बनने को कर रहे हैं, सच्ची में कर रखे हैं, ये नहीं पता। तो वैसे वैसे आते हैं, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे कन्फेशन आते हैं जो कि हम पढ़ते हैं और हम कहते हैं यार ये तो डाल ही नहीं सकते हैं, मतलब ये कैसे डाल दोगे आप कि ऑलरेडी इतना कलेश हो गया ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों पे। तो वैसे वाले फिर हम वो बीच का ढूंढते हैं कि यार थोड़ा वैसा वाला मिल जाए जो डाल भी सके। अदरवाइज कन्फेशन ऐसे ऐसे आते हैं, लोग एक्चुअली में हमें सुन के लगता है कि हाँ प्लांटेड है क्या, मतलब कि कोई ऐसे कैसे बोल रहा है, कोई ऐसे कैसे कन्फेशन कर रहा है। तो कहीं तो सन की लोग होते हैं, कूल बनने के लिए डाल देते हैं कि मैंने ये कर रखा है, मैंने वो कर रखा है, टू दी एक्सटेंट कि वो ऐसे बोलते थे कि हमने सेक्सुअल असॉल्ट कर रखा है। ओह गॉड। तो अब पता नहीं वो पागलपन है या सच्चाई है, उन लोगों को हम एंटरटेन ही नहीं करते, उनको ना कॉल करते ना कुछ करते हैं, उसी टाइम ही डिलीट करते रहते हैं वैसे वाले कन्फेशन। फिर जो फाइनली हमें लगता है कि यार ये बंदा ये कन्फेशन अच्छा है, फिर उसको कॉल करते हैं, फिर देखते हैं कि वो बात भी कर पाएगा नहीं कर पाएगा इस बारे में, कि कंफर्टेबल है आने में। कई लोग तो ऐसा होता है कि भाई हम कन्फेसर से बात हो गई है, सब कुछ हो गया है, उसने बोल दिया हाँ मुझे कन्फेशन करना है, ये करना है वो करना है। जैसे एक कन्फेशन था वो तो बता सकते हैं कि एक बंदा था, वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत परेशान था, बहुत ज़्यादा परेशान था। उसकी गर्लफ्रेंड मतलब थोड़ी टॉक्सिक थी, तो वो बहुत परेशान था अपनी गर्लफ्रेंड। तो उसने बोला कि आई वॉन्ट टू ब्रिंग हर इन द शो, और मैं ऑन स्टेज उसके साथ ब्रेकअप करना चाहता हूँ। ओ भाई साहब। और हम इतने खुश, मैंने कहा भाई 10 मिलियन व्यूज तो पक्का है। इतने खुश की है जो उसका ब्रेकअप होता हुआ अपने को तो व्यूज मिल रहे हैं ना। मेरी बात होगी सब कुछ, हाँ मैं आ रहा हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ हर, ये वो, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट, ये वो, कि वो फ्रंट रो में बंदी बैठेगी, मैं आऊँगा और फिर बताऊंगा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, एंड शी माई गर्लफ्रेंड इज देयर एंड आई रियली वांट टू ब्रेकअप विद हर एंड आई एम ब्रेकिंग अप विद हर इन पब्लिक, ताकि वो मेरे को वापस से कांटेक्ट ना कर पाए, वरना मैं इसका ब्रेकअप करता हूँ ये वापस से मेरे घर के चाबी खोलकर घर के अंदर आके बैठ जाती है। तो हमने उसको सब कुछ कर लिया, हम इतने खुश कि भाई हम बाकी कन्फेशन भूल ही गए थे कि हमारे पास और भी कन्फेशन है। हमें था कि ये बंदा Big act पड़ा है हाँ अभी। ये है हमारा कन्फेशन। और आया ही नहीं शूट वाले दिन, ऑडियंस आ चुके, लाइव ऑडियंस है, मेरी टीम जो है कॉल कर रही है कि भाई कहाँ है कहाँ है। एक टाइम तक तो बोलते रहे मैं आ रहा हूँ, उसका फ़ोन उठाना बंद कर दिया और लास्ट मोमेंट बैकआउट कर गया। और हमें ऐसे बहुत सारे कन्फेशन होते हैं कि इसलिए हम एक आधे एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, कि बहुत सारे लोग उस टाइम तो जोश में बोल देते हैं कि हाँ हाँ मैं बोलूँगा, पर रास्ते से वापस चले जाते हैं। भाई फटती है ना कि मैं वहाँ सही जाके बात बोल है। रहा हूँ भाई। कहीं ना कहीं तो आवाज भी पहचानी जाती है ना। अब कितने लोगों की पहचानी जाती है, कितने लोगों के साथ होता है कि वो बाद में बोलते हैं कि एक तो हमने कन्फेशन काटा भी है कि उसने कन्फेशन ये किया था कि उसके जो पापा थे उसको उसके पापा का उसकी ही पापा की फ्रेंड की वाइफ के साथ कुछ था। तो वो बंदी पीछे पड़ गई कि मैंने बोल दिया पर मेरे घर वाले आवाज़ पहचान ली है मेरी।
अब जो है पापा के जो पापा के फ्रेंड थे जिनकी वाइफ है उनका फेयर था, पापा के फ्रेंड को हार्ट अटैक आ गया। ओ भाई साहब। कन्फेशन सुन के वो पीछे पड़ गई, काटो काटो प्लीज मेरा कन्फेशन काटो। बड़ी मुश्किल से उसका कन्फेशन लाइव वीडियो में से काटा है। मगर अब क्या फ़ायदा है, ऑलरेडी वो 25 पेजों पे जा चुका है, लोगों ने वो देख देख के उठा लिया है, वो ऑलरेडी चला गया। कितनी आप प्लीज़ ये काट दो, मैं डिप्रेशन में हूँ। उसने मेरा जीना हराम कर दिया था बंदी ने भाई, बड़ी मुश्किल से हटाया। अच्छा, ऐसे लोगों को आप एंटरटेन करते हो फिर? हाँ ये सारे मेरे ही बल्ले पड़ते हैं भाई। बड़ा वो है, रिस्की भी बहुत है ना। बहुत रिस्की है भाई। अब जैसे हमारी टीम में कोई लड़की नहीं थी, हमें ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि यार एक लड़की तो रखनी चाहिए अगर कन्फेशन तो लड़की से बात करने के सही लिए। बात है। तो अब एक लड़की ने ऐसे ही अपने बारे में बड़ा खुल के बताया हुआ है अपने बारे में ना, कि जो है माय बॉडी इज वेरी वलप्शियस, इसलिए लोग मुझे देखते रहते हैं, ये वो ऐसा करके कन्फेशन करा हुआ है। मेरी टीम में एक लड़का है, बेचारा भिलवाड़ा से है, तो उसको इतनी इंग्लिश भी अच्छे से नहीं आती है। बट हमने उसको कहा कि तू कॉल करके इसको पूछ ले कि शी वांट्स टू मेक दिस कन्फेशन ऑन द शो एज वेल। तो उसने कॉल कर दिया उसको कि हाँ जी आपने ऐसे ऐसे कन्फेशन करा है, सच है ये बात? हाँ। अब उससे पूछ रहे कि आपकी वलप्शियस बॉडी है, सच है बात? तो कह रही आपको तमीज नहीं है, आपकी टीम में कोई लड़की नहीं है, आप मुझसे ऐसे कैसे सवाल कर रहे हो? तो मैंने कहा यार पैनल में तो लड़के ही बैठ के पूछेंगे। हाँ बात तो आप अगर आप लिख रहे हो ये और आप इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने बोलना चाहते हो, और हम वहाँ पे एक ऑप्शन देते हैं कि डू यू वांट टू रिवील योर फेस, उसमें भी यस करा हुआ है। अच्छा, मैं फेस भी रिवील करूंगी, बट फोन के अंदर इतने मॉरल एथिक्स आ गए कि भाई तू कैसे लड़काओं के बात कर रहा है। मैं कहा यार ये क्या बात हुई? फिर हमने रियलाइज करा, हमने कहा नहीं भाई अगर ऐसे कन्फेशन आते हैं तो विल हैव टू हैव अ गर्ल और इन आवर टीम जो कि ये सारी बातें कर सके। हाउ आर यू एज अ गाय इन अ रिलेशनशिप? मतलब मैं मेरी ना एक ही रिलेशनशिप रहा है, जो कि रिलेशनशिप रहा है वो 8 साल का था, और वो 8 साल का, और वो यार वो बंदी बहुत अमेजिंग थी। मतलब 17 सितंबर है उसका बर्थडे एक्चुअली में। दो मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, बट हाँ वो रिस्पेक्ट और एडमिरेशन तो 100%। जो आपको कोई अच्छा इंसान मिले और धीरे धीरे आपको घटिया इंसान मिलने लगते हैं तो आपको पुराने वाले इंसान की और ज्यादा वैल्यू पता चलने लगती है। बट आई थिंक सर ये भी चीज होती है कि आपका जब एक ही रिलेशनशिप रहा होता है, everyone you meet you try to find that person। नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मैं उसको नहीं ढूंढ रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि वो वापस से रेप्लिकेट नहीं हो सकती। वो बहुत ही अमेजिंग बंदी थी। मतलब वो जो मेरा स्ट्रगलिंग फेज था, शी कम्स फ्रॉम वेरी रिच फैमिली, और उसके बाद वो जो मेरा स्ट्रगलिंग फेज था, जब मैं कुछ कॉमेडियन नहीं था, कुछ नहीं था, वही जॉब करता था, उस टाइम पे वो मेरे साथ थी। जब मैंने जॉब छोड़ दी तब भी वो बंदी मेरे साथ थी। शी वॉज द वन हु परस्यूड मी कि तू स्टैंड अप कर। तो मैं जो स्टैंड अप में आज जो भी कर रहा हूँ वो उसी कैसे कर रहा हूँ, और ना मैं इतना ऐसी हूँ कि मैं प्लान कर सकता हूँ, मैं एक्शन नहीं ले सकता। तो शी वॉज द वन हु मेड मी टेक दैट एक्शन कि नहीं तेरे को करना चाहिए स्टैंड अप। तो उसी की वजह से मैं स्टैंड अप कर रहा हूँ, और ना स्टैंड अप ना कर रहा होता। आर यू कंफर्टेबल शेयरिंग व्हाई डिड यू ब्रेक अप? ब्रेकअप यार मतलब वो कोविड का टाइम था, और थोड़ा मैं जो बताया कि जैसे मैं लेड बैक हूँ, कि तो वो उससे बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि मैं उन चीज़ें ठीक थी लाइफ में, बट कोविड में चीज़ें फिर खराब हो गई, बिकॉज शोज चले गए। मैं सेविंग करता नहीं, मैं ऐसा वाला इंसान हूँ कि मैं महीने का 20 लाख कमा रहा हूँ, तो महीना जब खत्म होगा तो मेरे को 1500 का फिर भी उधार होगा। ओ भाई साहब, ऐसा वाला इंसान हूँ कि मेरे को सेविंग, मैं फाइनेंशियली बहुत ही से कहते हैं ना हैंडीकैप हूँ, मेरे को संभालना नहीं आते पैसे। तो वो वाला फेज था। अब कोविड का टाइम आ गया, कोविड के टाइम पे वो भी थोड़ी परेशान हो चुकी थी मेरे से कि भाई ये क्या है, तुम लाइफ को लेके सीरियस नहीं है, करियर को लेके सीरियस नहीं है। वो मुझे हर रोज़ बोलती थी कब सेट लिखेगा, कब सेट लिख के डालेगा, कब यूट्यूब पे वीडियो डालेगा। और मैं हाँ डालूंगा उसको भी गोली देता रहता था। मैं राइटिंग करने बॉम्बे चला गया, बॉम्बे में राइटिंग कर रहा हूँ, बट शी रियली वांटेड मी टू डू वेल इन लाइफ। राइट। और वो काफ़ी वैसी सी थी कि शी वॉज वेरी एम्बिशियस, वेरी एम्बिशियस। और वो उसने ई कॉमर्स कर रखी थी लेडी श्री राम से। उसके बाद उसने फैशन डिज़ाइनिंग करी, उसका अपना खुद का ब्रांड है, और मतलब वो काफ़ी टैलेंटेड लड़की, वेल ऑर्गेनाइज्ड, जिसे कहते हैं कि सर्वगुण संपन्न वाली होती है ना, वैसे वाली। और मैं क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था, कोविड के टाइम पे ना मेरा दिमाग पूरा हिल चुका था, क्योंकि मैं उस टाइम पे सारे लोग कंटेंट बनाने पे ध्यान दे रहे थे, बट मैं ना उस टाइम पे उस चीज़ों में लग गया था। वो वॉलंटियर नहीं करते थे कि इसके लिए इंजेक्शन ढूंढ दो, ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ दो, तो मैं वो बहुत ज़्यादा करने लग गया था, क्योंकि वो मुझे इतना कोविड इफेक्ट कर गया ना, क्योंकि एक बहुत ही क्लोज वन थे फैमिली के अंदर। मतलब डायरेक्टली ऐसे ब्लड रिलेशन नहीं था, बट आई वॉज लाइक वेरी क्लोज टू दैट पर्सन, और उनकी डेथ हो गई थी कोविड में। तो उसके बाद से मेरा ऐसा हो गया कि तो वहाँ से मेरा एकदम से मेंटल हेल्थ ख़राब होगी। उसके बाद कोविड के अंदर मैं इतना ज़्यादा इन चीज़ों में घुस गया था ना कि बस मैं पूरा दिन यही करते रहता था कि सिलेंडर अरेंज कर रहा हूँ, ये अरेंज कर रहा हूँ, वो अरेंज कर रहा हूँ, वो वॉलंटियर के चक्कर में। और हर रोज़ की आपको 10 मौतें सुनने को मिल रही हैं कि आप सिलेंडर अरेंज कर रहे हो, इतने में आया फ़ोन कि रहने दो, वो तो चले गए।
तो वो वाली जब चीज़ हो रही थी ना, तो उसने मेरे को मेंटली इतना वो कर दिया, और उस टाइम पे फिर उसका भी प्रेशर आने लगा कि भाई तू क्या कर रहा है, मेरे घर वाले पूछ रहे हैं अब, क्योंकि वो शी कम्स फ्रॉम बिजनेस फैमिली, वो उसको ये बोल रहे हैं कि भाई आर्टिस्ट की लाइफ तो ऐसी ही होती है, किसी को नहीं पता ना कि स्टैंड अप आगे जाके कितना बूम कर जाएगा। करेक्ट। तो वो कहते हैं कि तू करना क्या चाहता है, तू स्टैंड अप कर, मैं तो और कुछ करने को नहीं कह रही, बट तू एटलीस्ट बी सीरियस अबाउट इट। और मैं उसको इतने सालों से लारे देता आ रहा था कि वो समझ गए थे कि अब ये लारे ही दे रहा है, ये नहीं करने वाला है, ये थोड़ा वैसा हो गया। तो उसने मुझे बोला कि इफ़ यू आर नॉट डूइंग इट देन आई वांट टू ब्रेक अप। तो मैं तो उस टाइम पे वैसे ही वैसा वाला था, और मुझे पता था कि यार ये बंदी मुझे कितना प्यार करती है, तो वो लड़के ले लेते ना फॉर ग्रांटेड कि हाँ तू कर ले ब्रेकअप। तो मैंने ऐसे बोल दिया कि तू कर ले ब्रेकअप। अब हमारी कुछ दिन तक बात नहीं हुई, फिर बीच बीच में हाल पूछ लेती थी वो, मैं भी हाल पूछ रहा था, मुझे लगता था कि ये तो मेरे पास ही है, कहाँ गई है। फिर एक दिन उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मैं जीवन साथी पे एक लड़के से मिली हूँ, और आई थिंक आई लाइक दैट गाय। भाई उस दिन तो मेरे ऐसी दुनिया हिली ना, मैंने कहा हैं ये क्या हो गया भाई। तो जब तक वो हुआ, जब तक मेरे को रियलाइजेशन हिट करी, तब तक वो मूव ऑन कर चुकी थी। वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में कुछ आखिरी के, जब तक हम 7 साल, मेरे ख्याल से 8 साल रहे हैं, तो 8 में से 6.5-7 साल हम इतने साथ में इतने हेल्दी रहे हैं। मेरे को नहीं याद है कि हमारी शायद 7 साल के अंदर 2 से ऊपर लड़ाई हुई होगी। क्या बात। हमारी लड़ाई ही नहीं होती थी, हम इतने कंपेटिबल थे। और वो जब हुआ तब मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ, फिर मैं उसको मनाने की कोशिश करेंगे, नहीं मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। उसको समझ आ गया था कि ये नहीं करेगा, ये अभी थोड़ा बहुत तो वैसे ही लेट बैक है, थोड़ा भी परेशान भी है, और उसका भी हो गया था कि भाई कितना कर लिया तेरे लिए, फिर भी तू कर तो रहा नहीं है कुछ, तो वैसे वाली चीज़ हो गई थी। तो मैंने बहुत कोशिश करी वापस लाने की, मनाने की, बट तब तक वो मूव ऑन कर चुकी थी। फिर धीरे धीरे मुझे भी समझ आया कि ठीक है यार, कर लिया मूव ऑन तो कर लिया। मैंने बहुत ट्राई करा वापस लाने का, नहीं हुआ, तो मैं समझ गया कि यार नहीं। उस टाइम पे तो मेरे को भी ऐसा लगता था कि तूने मेरे को धोखा दिया, पर अब तो समझ आता है कि भाई गलती तो मेरी ही थी, उसकी गलती नहीं थी। डू यू रिग्रेट दैट? ऑब्वियसली आई रिग्रेट दैट। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं वो रिग्रेट करूँ कि ये शायद हम होते तो हमारी शादी हो गई होती। इनफैक्ट मेरी थॉट प्रोसेस बहुत चेंज हो गई उसके बाद, कि अब मैं थोड़ा वैसा वाला इंसान हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी शादी कर पाऊंगा। मैं थोड़ा वैसा वाला इंसान बन गया हूँ। क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस वैसे सेट हो गई हाँ, रिलेशनशिप से। रिलेशनशिप से भी एक्सपेक्टेशन वैसे सेट कह सकते हो, या फिर मैं थोड़ा, मेरा शादी को लेके ही पॉइंट ऑफ व्यू बहुत चेंज हो चुका है, कि मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है करनी। मुझे ऐसा लगता है कि यार हाँ, कि मेरे को लगता है कि मैंने बहुत कम लोग देखे अपनी लाइफ के अंदर जो कि शादी करके खुश हैं। इनफैक्ट ऐसे ऐसे लोग देखे जो पहले बहुत प्यार में थे, शादी करके उनकी वो भी परेशान ही बैठे हुए हैं। एंड देन आई फील कि इट्स बहुत ही बड़ी अकाउंट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल इनफ। बट वही वाली चीज़ है, अभी आप ये कह रहे हो, बट जैसे ही आप किसी से इमोशनली अटैच हो गए तो आप वापस से वहाँ चले जाओगे, क्योंकि आपको जहाँ वो इंसान दिखेगा ना कि यार ये इंसान के साथ मैं रह सकता हूँ जितना भी टाइम चाहूँ, फिर आप उसको किसी भी कंडीशन में आप जो है एक्सेप्ट कर लोगे। अगर वो कहेगा कि नहीं मैं शादी करके तेरे साथ रहूँगा, तो आप शादी भी कर लोगे, बिकॉज यू कांट लीव दैट पर्सन। तो मैं वैसे वाला हूँ कि मैं बड़ा होपलेस रोमांटिक सा हो जाता हूँ अगर मेरे को कोई बहुत पसंद आ जाए, क्योंकि आई हैव बीन रेस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट एंड दैट इज मदर। तो मेरी लाइफ में जितने भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस रहे हैं ना, वो औरतें ही रही हैं। आई हैव बीन वेरी क्लोज टू माई मदर, माई मासी। मेरी जितनी फ्रेंड्स रही हैं मोस्टली फीमेल फ्रेंड्स रही हैं, और मेरा ऐसा मानना है और था कि फीमेल आर वे सुपीरियर व्हेन इट कम्स टू इमोशंस। 100%। और वो बहुत सेल्फलेस होती हैं भाई, बहुत सेल्फलेस होती हैं। और मेरा लड़कियों के साथ इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है थ्रू आउट माई लाइफ, कि लॉन्डो ने फिर भी कहीं ना कहीं काटा है, चूतिया काटा है, बहुत कुछ करा है। जबकि लॉन्डे ऐसा नहीं कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं जो कि जान दे देंगे आपके लिए, बट लॉन्डे एक्सट्रीम में ही होते हैं, तो बहुत अच्छे हैं तो बहुत ही हरामी होते हैं। बट वीमेन आर कंपैशनेट दैट वे। मैंने जितना मेरे लाइफ में रहा है, कि मैंने जितने लोगों को देखा है कि उन्होंने जितना अपनी लाइफ में, जैसे मेरी मासी हैं यार, वो वर्किंग भी थी, वो जॉब भी करती थी, और फैमिली को भी पूरा का पूरा संभालती थी। दिन में 4 टाइम खाना बनाना, बैंक में मैनेजर होते हुए भी। और सेम मेरे अंकल की भी सेम जॉब होती थी, पर वो जॉब करके आते थे, घर में आने के कुछ नहीं खिलाते थे। बट मेरी मासी वो चारों काम कर रही है। उस टाइम पे तो मैं इन चीज़ों को ग्लोरीफाई करता था कि यार कितनी अमेजिंग है मेरी मासी, देखो सारा काम भी करती है और बच्चों की डिमांड के खाने भी बनाती है। बट आज मुझे ऐसा लगता है कि यार शी शुड हैव लिव्ड फॉर हरसेल्फ एज वेल, क्योंकि वो हमने जो एक ग्लोरिफिकेशन करना शुरू कर दिया ना सेक्रीफाइस का, और वो पेट्रियार्की के चक्कर में बेचारे उनको भी लगता रहा कि नहीं वीमेन आर सपोज टू डू दैट। तो वो वाली जो चीज़ है, उस चीज़ की वजह से आज बहुत गिल्ट होता है, क्योंकि वो आपने अपनी मदर को भी फॉर ग्रांटेड लिया है कि उनको तो बनाना ही चाहिए टाइम पे खाना। वो अपने वो आपके दिमाग के अंदर ना धीरे धीरे आप इवॉल्व करते हो, समझ आता है कि भाई उस टैग से ऊपर वो इंसान भी है एक। तो वो समझने में बहुत टाइम लग गया। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 3 साल बाहर रहा हूँ, और उससे पहले भी 3 साल मैं ग्रेजुएशन था। मैं अपने घर से ऑलमोस्ट 7-8 साल से दूर हूँ। आप जब घर से दूर रहते हो, आपको इतनी छोटी छोटी चीज़ों की वैल्यू होनी शुरू हो जाती है ना भाई, कि मैं आज तक, अब जो मेरे घर में कभी कुछ बनेगा ना, मैं उसको ना नहीं कर सकता, पसंद हो ना हो, मतलब मेरे लिए भाई वो स्वर्ग है, मजाक भी नहीं कर रहा। और
आपको बहुत छोटी छोटी चीज की वैल्यू होनी शुरू हो जाती है। ग्रोइंग अप मैं तो फादरहुड में भी देखा कि माई बॉन्ड विद माई मदर वॉज वे मोर देन विद माई फादर। बट ऐसा नहीं है कि, लेकिन अब जब मैं ग्रो अप कर रहा हूँ तो आप वो सिमिलर सिचुएशंस फाइंड आउट करते हो तो आपको लगता है यार अच्छा यार बंदा ये ऐसे भी रिएक्ट करता है, इसके शायद ये रीजंस हो सकते हैं। तो आप कमियां नहीं ढूंढते उसके अंदर, आप उनको ये देखते हो कि यार चलो हाउ कैन आई ट्राई टू मेक द सिचुएशन बेटर। मेरे मदर है वो बहुत रिलीजियस है, उनको ऐसे वृंदावन वगैरह जाना बहुत पसंद है। तो शी इज अ वेरी बिजी वुमन, काम भी करते, घर पे भी ध्यान देते। आई फील मैं उनको कोशिश करता हूँ बोलने की, मम्मा आपका जो दिल करता है ना इस समय करना, आपने बहुत मेहनत करी है, जो दिल करता है अपने आप के लिए भी जियो। एग्जैक्टली मैं भी यही बोलता हूँ। पर मेरे को ऐसा लगता है कि आजकल जो इंटरनेट पे चल रहा है ना कि दिस इज द लास्ट जनरेशन ऑफ इनोसेंट मदर्स, भाई कोई लास्ट जनरेशन ऑफ इनोसेंट मदर्स नहीं है, दिस इज लास्ट जनरेशन ऑफ मे बी द विक्टिम्स ऑफ पेट्रियार्की। क्योंकि भाई वो कहते हैं ना कि मेरी माँ जो है ना वो बीमार होती है ना तब भी जो है ना दूसरों के लिए खाना बना के ही सोती है। तो तू इसमें खुश क्यों हो रहा है? शर्म क्यों आता है कि तेरी मम्मी बीमार होने के बाद किचन में खाना क्यों बना रही है? करेक्ट भाई, ये क्या कैसी ग्लोरिफिकेशन है कि तुमने एक टैग दे दिया उसके बाद तुम कुछ भी काम कराई जाओ, ये कितनी बात है। ब्रो आपने बहुत तगड़ी बात बोल दिया, मतलब आई नेवर थॉट लाइक दैट। ऑब्वियसली यही तो है, और क्या है। मतलब आप चाहे ऑब्वियसली फादर्स डू अ लॉट, बट आप आपके पापा काम से वापस आते हैं ना, आप जॉब से वापस आए, आपके डैड अगर आके सोफे पे बैठे हैं, आप उनको बोल दो कि पापा पानी लाना जरा, गान तोड़ देंगे तुम्हारी। सही बात है। आपकी मदर वर्किंग वूमेन है, वो वापस आएगी, मैंने बहुत बहुत सारी वर्किंग वूमेन देखी हैं जो कि ऑफिस से आती हैं, ऑफिस आते पर्स रखते किचन में जाती हैं, मैंने कभी नहीं देखा कि वो पर्स रख के बैठ गई हैं कि लाओ कोई पानी पिलाओ, लाओ कुछ करो, सीधा किचन में जाती है। माई मदर यूज टू गिव ट्यूशन फॉर लाइक 8 to 10 hours एवरी डे, और सुबह वो राशन कार्ड के ऑफिस में जाके जॉब करते थे, और भी उसके बीच में मेरा खाना ही बना रहे हैं और क्या कहते हैं बाकी काम भी कर रहे हैं। शी यूज टू डू 3 different jobs। दिन में 12-14 घंटे काम कर रहे हैं, 15 घंटे काम कर रहे हैं, रात को 1 बजे सो रहे हैं राशन कार्ड वगैरह बनाकर, फिर सुबह उठ रहे हैं 5-6 बजे। एंड आई हैव सीन हर डू इट थ्रू आउट हर लाइफ विदाउट इवन सेइंग कि यार मैं कर रही हूँ। मेरी मासी नहीं बोलती यार, बोलने को तो बोल सकते हैं कि यार हम दोनों सेम जॉब कर रहे हैं, देन व्हाई आई एम डूइंग हाउस होल्ड वर्क। क्योंकि वो उनको वो सिखा दिया गया ना, वो वैसा उनको बना दिया गया कि आपको ये तो करना ही है, ये तो आपकी वो कहते हैं ना कि अनग्रेटफुल सी जॉब है ये आपकी, आपको करनी ही है। मतलब अनसेड रूल है कि विमेन आर सपोज टू डू दैट, और वही वो करते आ रहे हैं करते आ रहे हैं करते, और कितने सालों से करते आ रहे हैं। अब क्योंकि तो लॉन्डो को यही तो प्रॉब्लम होती है कि ये साले लोगों को इंटरनेट के थ्रू ये जो समझ आ रहा है, जो लड़कियां बोलती हैं कि नहीं अब तो नहीं मैं किचन का काम करूंगी, मैं भी जॉब करूंगी, तो उनको बोल देते हैं कि फादरलेस बिहेवियर। क्योंकि वो जब अंग्रेज़ों को तो ऐसे लगता था ना कि ये जो इंडियंस रिवोल्ट कर रहे हैं ये गलत लोग हैं, क्योंकि वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो उनको लगता था ये इनको पहले जेल में डालो। वही आजकल के लॉन्डो को लगता है, जो क्योंकि वो अपने घर में देखते आए हैं पूरी पेट्रियार्की कि मम्मी जो है वो सारा काम कर रही है, पापा अगर गुस्से में डांट भी देते हैं बेल्ट भी मार देते हैं तो मम्मी जो है आराम से ले लेती है। तो यही शायद जो है ये अच्छे वाले लोग हैं जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। वो तो वो वाले लोग हैं जो कि साले इनको जेलों में डालो, फ्रीडम फाइटर्स को जेल में डालते थे ना, जो चुपचाप बैठे रहते थे उनको तो कुछ नहीं कहते थे, तो वो उनके लिए वो गुड सिविलियंस थे। तो यही लड़कों का है कि आज के टाइम पे जो लड़की अपनी आज़ादी के लिए लड़ने की बात करती है, जो ये कहती है कि नहीं मेरी लाइफ है, आई लिव इट अकॉर्डिंग टू माई ओन विल, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो लाइफ हो, चाहे जॉब हो, चाहे मेरे ओपिनियन हो, चाहे वो जैसे मर्जी हो। लड़के वहीं तो लड़कों हमारे ओपिनियन के सारे बहुत अच्छे होते हैं, नहीं होते ना, भाई। तो पर हम अपने ओपिनियन दे सकते हैं, पर लड़की अगर ओपिनियन देती है, आप हेट देखो ना उनको इंटरनेट पे कितना मिलता है, हर रैंडम चीज़ के लिए हेट मिलता है। बिकॉज उनको लड़कों को ऐसा लग रहा था कि बहन तो जैसे मेरा बाप रूल करता आया है मेरी माँ के ऊपर, मैं भी आगे जाऊंगा तो मेरी वाइफ भी मेरे सारे ऐसे काम मानेगी। पर अब उनको दिख रहा है कि ये वाली लड़कियां कम होती जा रही हैं। हाँ तो वो हेट तब निकल कर आता है कि लड़कियां, वो एक मीम चला था बीच के अंदर में, बड़ा बड़ा फनी मीम लगता था कि तभी कि कोई तो लड़की शायद रील में डांस कर रही थी या कुछ कर रही थी, तो लिखा था तभी हमारे पूर्वजों ने हमारी औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया। भाई उल्टा उनको निकलने, तेरे को घर में बिठाना चाहिए था ना भाई उल्टा। भाई उनके हाथ में लग गया फोन और मिल गया इंटरनेट। हाँ बच्चे हैं, दिमाग से पैदल हैं, और वो वाली चीज़ होती है ना, पहले हर मोहल्ले में एक चूतिया होता था, तो वो अपने ओपिनियन बता नहीं पाता था कि किसी को बताऊंगा तो लोग बोलते थे बक चूतिए, और ये फैला नहीं पाता था। हाँ अब जो है उस चूतिए को अपने जैसे हजारों मिल गए हैं अलग अलग, और वो एक इको चैम्बर बन गया है। तो आपस में ही बोल बोल के जो है आपस में खुश होते रहते हैं कि अच्छा हाँ लड़कियां ऐसी होती हैं ना, लड़कियां वैसी होती हैं। और ये सारे के सारे ऐसे हैं, इनको एक लड़की हाय बोल देना और बोल दे कि भाई मैं तू पंजाब में बैठा है, एक काम कर मुझसे ना बॉम्बे मिलने आ जाओ,
ये साले किराए उधार में पैसे लेके वो लड़की से मिलने चले जाएंगे क्योंकि बिल्कुल उनसे कोई लड़की बात नहीं कर रही है। और वही हेट जो है, जो मैंने बताया ना, मेरे स्कूल के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे थे, वो इसलिए प्राइवेट स्कूल के बच्चों को मारते थे क्योंकि प्राइवेट स्कूल के बच्चों को मुंह नहीं लगाते थे और उनके अंदर वो ग्रज था। यही हेट इनके अंदर है, इनको लड़कियां मुंह तो लगा नहीं रही हैं तो इनके अंदर वो हेट इकट्ठा हुआ है लड़कियों को लेकर। तो अब वही लड़की किसी और लड़की के साथ घूमते दिखती है तो उनको लगता है ये तो कैरेक्टरलेस है कि दूसरे लड़के के साथ घूम रही है, मेरे साथ तो घूम नहीं रही। Do you feel that कि because you were raised by your mother only, so you were a bit more sensitive to these issues right from the start? ऑब्वियसली यही रीज़न है कि मतलब आपका एक तो वो भी कह सकते हैं कि आई बीन रेज्ड बाय अ वुमन एंड आई हैव बीन सराउंडेड बाय वुमेन थ्रू आउट माई लाइफ एंड माई एक्सपीरियंस विद वुमेन हैज़ बीन फार मोर सुपीरियर देन विद मेन एज वेल। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको हेल्प करती है। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है अगर ऐसा नहीं भी है, आप प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रहे हो, आप पेट्रियार्की में रहे हो, मैं कहता हूँ कि आपकी फैमिली के अंदर सारे के सारे पेट्रियार्क्स हैं, आपके सारे फैमिली के अंदर सारे ऐसे हैं मेल हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी औरतों को डोमिनेट किया है। आपके पास किताबें हैं, आपके पास इंटरनेट है। इंटरनेट अगर आप इंटरनेट को उसलिए यूज़ कर सकते हो कि आप टॉक्सिसिटी फैला रहे हो, तो इंटरनेट को आप इवॉल्व होने के लिए भी यूज़ कर सकते हो ना। करेक्ट। अब जैसे एक टाइम था जब मेरी मम्मी ट्यूशन पढ़ाते थे तो हमारे ट्यूशन में एक मम्मी का बच्चा आता था जो कि गे था। और गे होना 2004-5 में हम उसका मजाक उड़ाते थे भाई, और सब मजाक उड़ाते थे और हम मजाक उड़ाते थे और हमें इतना फनी लगता था कि हम कितनी बढ़िया बातें कर रहे हैं। द मोमेंट आई गॉट एक्सेस टू इंटरनेट आई रेड अबाउट होमोफोबिया एंड एवरीथिंग। अब आपके दो चॉइसेस हैं, या तो आप उस जो पढ़ रहे हो उसको डिस्कार्ड कर दो कि भैंसे क्या चुतियाप है, ये तो नॉर्मल है, ये क्या हरकतें कर रहे हैं, इनका तो मजाक उड़ना ही चाहिए। या फिर आप जो पढ़ रहे हो उसको आप अपनी लाइफ में इनकलकेट कर लो। बिल्कुल आपके हाथ में है ना वो। तो अब ऐसा तो नहीं है कि जितने लोग ये गे के बारे में मजाक उड़ा रहे हैं या होमोफोबिया फैला रहे हैं उन लोगों के पास ऑप्शन नहीं है पढ़ने का। उनका चैट जीपीटी है, इंटरनेट सब कुछ है, दे कैन स्टडी की। इट्स नॉट इवन अ चॉइस, इट्स अबाउट ओरिएंटेशन। इट्स बाय बर्थ ओनली। हाँ, ये कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने चूज करा है। कोई भी नहीं चूज करना चाहेगा कि मैं ह्यूमिलेशन वाली जिंदगी जीऊँ, है ना। राइट। चाहे वो उस चीज के अंदर ह्यूमिलेशन होनी भी नहीं चाहिए, बट वो ह्यूमिलेशन मिल रही है, बट कोई चूज नहीं करेगा अपनी मर्जी से ना। तो वो ओरिएंटेशन है। तुम अगर वही चीज़ नहीं समझ पा रहे हो, इतनी बेसिक चीज़ नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हें लगता है क्यों तुम समझना क्यों नहीं चाहते, क्योंकि अगर मैंने समझ लिया तो मेरे को आसपास वाले कूल नहीं समझेंगे। एग्जैक्टली, यू विल बी द ऑड वन आउट कि आप उनके सामने अगर अपनी बात नहीं रख सकते। हाँ, फिर वो बोलेंगे तू भी गे है इसलिए वैसी बातें कर रहा है, क्यों ऐसे बोलते हैं लौंडे। और क्या करते हैं। सही बात है। तो वही वाली चीज़ें। एंड बहुत कुछ एक परसेंटेज ऑफ वुमेन होती है जो कि पिक मी वुमेन जिनको कहते हैं, उनको छोड़ के मोस्टली वीमेन आर सेंसिटिव अबाउट इट। ट्रू। कि चाहे वो उन थॉट्स से अलाइन नहीं करती, बट मैंने बहुत कम देखा कि लड़कियां इन चीज़ों को मजाक उड़ा रही हूँ। हम बायोलॉजिकली बहुत सुपीरियर है उनसे, फिर भी अगर आप देखोगे तो यार वो ही क्यों उनके अंदर ही क्यों एम्पैथी ज़्यादा है, वही क्यों मतलब इतनी ज़्यादा सेल्फलेस है। वो तो उल्टा अंदर और ज़्यादा होना चाहिए ना कि यार जो हम तो शुरू से ही जो है वो दबाए गए हैं। आप फिर आप चाहते हो कि जैसे मेरे शो में एक बंदा आया था, मैंने उससे पूछा था कि व्हाट काइंड ऑफ वाइफ डू यू वांट। ही वाज मैरिड। तो मैंने पूछा था कि तुम्हें आपकी वाइफ के अंदर सबसे अच्छी बात क्या लगी थी, एंड हिज आंसर वाज कि ये फेमिनिस्ट नहीं है, मुझे ये बात इसकी बहुत अच्छी लगती है। विच इज़ सो सैड टू हियर कि भाई मतलब ये कैसी बात है तुम। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि मैं आप जॉब करते हो, कहती हाँ मैं जॉब करती हूँ। मैं कहा आप रात को फ्रेंड्स से पार्टी करते हो, कहते करती हूँ। मैंने कहा आपकी सैलरी अगर आपके मेल्स एम्प्लॉय जो पीयर है उसके से कम होगी तो आपको चलेगा, कहते नहीं चलेगा। तो मैंने कहा फिर तो आप फेमिनिस्ट हो। हाँ, कह रहे नहीं ये थोड़ा फेमिनिस्ट होना होता है, उनको फेमिनिस्ट की डेफिनेशन ही नहीं पता। क्योंकि सर फेमिनिस्ट इज पोर्ट्रेड एज कि मेल बैशिंग। इट इज नॉट एग्जैक्टली मेल बैशिंग। ऑब्वियसली नहीं है। उनको बातें करते हैं बाकी भाई ये मेट्रो में सीट क्यों मांग रही हैं, तो चूतिया जब भीड़ होती है तो नहीं गलत जगह हाथ लगाना, वो नहीं मांगेंगी। वो इसलिए थोड़ा ना मांग रही क्योंकि टांगे कमजोर हैं और वो खड़ा नहीं हो पाती हैं। वो इसलिए सीट जो है वो रिजर्व करी जाती है क्योंकि तुम जैसे लौंडों के हाथ नहीं टिकते हैं। लौंडों के या बुड्ढों के हाथ नहीं टिकते भाई। मैंने आज तक अपनी लाइफ में एक लड़की नहीं सुनी जिसने ये ना बोला हो कि उसको भीड़ में किसी बुड्ढे ने हाथ ना लगाया हो। सही बात है, देखा तो पक्का होगा गंदी नजरों से। अरे हाथ तुम अपने ऑफिस में जाना 10 लड़कियों से पूछना कि हैव यू एवर बीन टच्ड इन अ रॉन्ग वे बाय एन ओल्ड मैन, मुझे नहीं लगता कोई लड़की ना बोलेगी। तो तुम अपने हाथ कंट्रोल में रख लो तो उनको सीट रिजर्व नहीं करनी पड़ेगी ना। तुम्हारी हरकतों के वजह सीट रिजर्व करनी पड़ रही है। दलित अपनी मर्जी से ना रिजर्वेशन ले रहे हैं क्योंकि तुम्हारी थॉट प्रोसेस ऐसी थी, तुमने इतने साल उनको इतना ज़्यादा वो करा है इसलिए तो आज वो कर रहे हैं। कोई दलित कहेगा कि नहीं मैं रिजर्वेशन के अगेंस्ट हूँ, तो कोई औरत कैसे फेमिनिज्म के अगेंस्ट हो सकती है। अगर आज आपसे फेमिनिज्म ही ले लिया जाए तो जो लड़कियाँ उस पर जो मेरे को लड़कियों के लिए बहुत अजीब लगता है, जो लड़कियाँ फेमिनिज्म को बैश करती है ना,
मुझे उनको देख के बहुत सैड फील होता है कि भाई अगर ये फेमिनिज्म ना होता ना तो आज फोन पे तुम अपना ओपिनियन दे रही होती। सर बट आई थिंक इट इज मोर अबाउट द पोर्ट्रेयल ऑफ द वर्ड एंड हाउ इट इज यूज्ड ना, तभी वो अपने आप को उस चीज से एसोसिएट नहीं करना चाहते। इट इज मेजरली अबाउट दैट। अगर आप ओपनली बोलते हो मैं फेमिनिस्ट हूं, तो आपको एसोसिएट कर दिया जाएगा उसको, आपको उस बॉक्स के अंदर डाल दिया जाएगा कि आप तो यही करते हो। बट मेरे हिसाब से अगर आपको बॉक्स के अंदर डाल रहा है, यू शुड बी कंफर्टेबल विद दैट। आपको एक टाइम के बाद उसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। अगर आप ही डरते रहोगे कि नहीं यार मेरे को फेमिनिस्ट नहीं बोलना खुद को, क्योंकि अगर लड़का हूँ तो मेरे को सिंप बोल दिया जाएगा, अगर लड़की हूँ तो मुझे बोल दिया जाएगा कि भाई ये तो बेकार बंदी है, इससे दूर रहो, वो वाली चीज़ है ना। अब मैं अगर ये बोल रहा हूँ, ये तुम अगर वीडियो में डालोगे तो कहेंगे सिंप है, लड़कियों से मिलना चाहता है या अट्रैक्ट करना चाहता है, इसलिए ऐसी बातें बोल रहा है। नो इट इज नॉट लाइक दैट। आई थिंक ये ओपिनियन आपके लिए बहुत बड़ी चीज है कि आप अपने लड़कों वाले सर्कल के अंदर ये ओपिनियन अगर रख पा रहे हो तो इट्स वेरी हार्ड टू डू दैट, क्योंकि हर एक का बिलीफ सिस्टम इतना ज्यादा इस तरीके का नहीं होता भाई। बट थैंकफुली मेरे आसपास जितने दोस्त हैं वो सारे ऐसे ही हैं। मे बी बिकॉज आप अपने तरह के लोग ही अट्रैक्ट करते Exactly, हो। वो वाली चीज़ है कि अगर मैं 4 लोगों के बीच में बैठा हूँ और अगर मुझे लगता है कि ऐसी बात हो रही है, और ये शुरू से रहा है, मतलब मेरे साथ बहुत, शायद ही मेरे ग्रुप में कभी ऐसा हुआ होगा कि फीमेल बैशिंग हो रही होगी या कुछ हो रहा होगा। हमारे ग्रुप में जितने भी लोग रहे हैं वो रहे हैं, और अगर मुझे लगता है किसी ग्रुप के अंदर कोई वाहियात बात हो रही है तो मैं उससे दूर तो हो ही जाता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि वो मेरे अंदर है, मे बी बिकॉज ऑफ अगेन बीइंग रेस्ड बाय अ वुमन। डू यू एवर फील स्कैर्ड और लाइक कभी कभी ऐसे लगता है ना कि व्हेन यू आर रेज्ड बाय अ सिंगल पेरेंट कि आप अपने आप को ऐसी अननेसेसरी सिचुएशंस के अंदर इन्वॉल्व नहीं करना चाहते बिकॉज यू डोंट हैव अ फादर, राइट? ये तो होता ही है, बट माई मदर इज एज स्ट्रॉन्ग एज माई फादर। मेरे अगर स्कूल में अगर मैं कोई पंगे वंगे भी लेता था तो मैं अपनी मम्मी को बता देता था वो आके सही, वो बहुत लड़ाके हैं भाई मतलब मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ बिकॉज हाँ आई नो यू व्हाट यू आर सेइंग एंड दैट इज ट्रू एज वेल, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आप यू डोंट वांट टू गेट इनटू अ फाइट, बिकॉज आपके साथ क्या होता है ना कि आप जब एक इनसिक्योर बैकग्राउंड से आते हो ना कि आपके अंदर इनसिक्योरिटीज बहुत रहती हैं। जैसे फाइनेंशियली आई वाज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो माई मदर यूज टू प्रोवाइड मी द बेस्ट शी कुड, बट ऑब्वियसली दैट बेस्ट एंड समवन एल्सेस बेस्ट वुड बी वेरी डिफरेंट, है ना। कि मेरे लिए मेरा बेस्ट ये है कि मेरी मॉम मुझे पॉकेट मनी दे रही है, शी इज़ सेंडिंग मी टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड एवरीथिंग। बट बाकी जो बहुत ही अमीर फैमिली से आ रहे हैं उनके लिए बेसिक है, उनके पास उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे देखने को मिलती थी, बट ऑब्वियसली यू कांट हैव दैट, तो उसकी वजह से इनसिक्योरिटी होती थी। देन मोस्ट ऑफ देम हैड सिबलिंग्स, आई डिडंट हैव एनी सिबलिंग एज वेल, तो सिबलिंग्स भी नहीं है, उनके बड़े भाई भी वहाँ पढ़ रहे हैं, बहनें पढ़ रही हैं, उनके पापा हैं, वो सब कुछ है, तो वो चीज़ें जो है ना आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। सबकॉन्शियसली आपको पता होता है कि यार मेरी ये रिस्ट्रिक्शंस है, मैं मजाक कर सकता हूँ, पर लड़ाई हुई तो मेरे घर से कोई बचाने नहीं आने वाला। तो मेरी मम्मी अभी भी बहुत ज़्यादा वैसी हैं कि बहुत डरती हैं, बिकॉज मुझे जब मैं स्कूल में था तब शायद 11th में मुझे एपिलेप्सी हो गई थी। व्हाट इज दैट? एपिलेप्सी इज, तुम अगर सेट है मेरा दिल्ली वाला भूत वो देखना, तो वो मिर्गी का दौरा होता है। अच्छा। तो मुझे एपिलेप्टिक अटैक्स आते थे, उसमें क्या होता है कि आप अचानक से बेहोश हो जाते हो और आपकी जीभ भी फट जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो वो बहुत ही डेंजरस था। तो अब क्या हुआ, वो मुझे 3-4 बार ही हुआ, और वो ऐसा होता है कि उसका कोई वो नहीं है कि कभी भी कहीं भी हो सकती है। थैंकफुली मुझे आज तक 4 या 3 बार फिट्स आए हैं, और जब भी आए तो मुझे घर पे आए हैं। किस्मत इतनी अच्छी थी, बट उसकी वजह से मुझे ड्राइविंग मना है, अभी भी मना है मेरे को। फिट आए हुए हो गए 8-9 साल, बट मुझे अभी तक ड्राइविंग मना है कि मैं आई कांट ड्राइव, आई कांट बी अ पीनल राइडर एज वेल, कि मैं पीछे बैठ जाऊँ। पिलियन राइडर, पिलियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिलियन राइडर बोलते हैं, पीछे बैठने वाले को पिलियन राइडर बोलते हैं शायद, तो वो नहीं आप कर सकते हो। तो मेरी मम्मी इसलिए बहुत स्केट रहती है कि कहीं भी जा रहे तो बार बार कॉल करेंगे, कि कई बार बहुत इरिटेटिंग भी हो जाता है वो कि हर मैं मतलब मुंबई से दिल्ली आ रहा हूँ, तो मुंबई से अभी निकला ही हूँ तो आधे घंटे में फ़ोन पहुँचेंगे, दिल्ली पहुँच गया मैं, फ्लाइट पे भी नहीं बैठा अभी तो दिल्ली से पहुँच जाऊँगा, तो क्योंकि वो डर है। तो ये वो क्यों होता है, बिकॉज मैं भी सिंगल बच्चा और कोई फैमिली में है नहीं, तो यू जस्ट हैव 2 पीपल आपके आसपास, वही लोग हैं, और उनसे से आप बात हो रही है, उनसे मम्मी से मेरी बात होती थी, दोस्त होते, बट वही वाली बात है कि ऑब्वियसली फैमिली होती है, तो वो वाली इनसिक्योरिटी रहती थी। यू बीइंग अ कॉमेडियन पीपल एक्सपेक्ट कि आप हर सिचुएशन के अंदर फनी हो गए, डू यू फील दैट? हाँ वो तो यार ऑब्वियसली उनका वो होता है कि फैमिली फंक्शन में जाओ तो बेटा हंसा के दिखा दो, ये करके दिखा दो, वो वाला चलता है। ट्रू। वो तो इसलिए फैमिली फंक्शन में जाना भी अवॉइड ही करते हैं अब तो, कि ये तो ऐसा, ये तो हंसा देगा कभी कभी, ये तो अभी कर देगा और देगा, भाई क्या कर देगा। करे कभी रोस्ट करा आपने किसी रिलेटिव को? हाँ अभी मेरी फ्रेंड की ही सिस्टर की शादी थी, तो उसमें रोस्ट करा था, तो ऑफेंड भी हो जाते हैं कुछ लोग पर अच्छा मैं तो कहता हूँ ऑफेंड होंगे तो अगली बार बोलेंगे नहीं कम से कम, कि शांत हो जाएंगे। बट वो वाली चीज़ तो होती है, वो बोलते हैं कि रोस्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, लोगों को बहुत मज़ा आता है ना, उनको वो ऐसा लगता है कि हम सबको दिखाएं कि हम भी इसको जानते हैं, वैसे वाली चीज़ है। चाहे आप कितने भी छोटे फेमस हो, बड़े फेमस हो, उनके लिए आप वही हो
क्या राइट। लोग आपको जानते हैं ये है और मैं इसको जानता हूँ, वो वाली चीज़ें चलती ही आई है, तो वो चलती रहती है कि लोगों को लगता है कि हर सिचुएशन में जो है बंदा कुछ ना कुछ जोक करके निकल ही जाएगा। ऑफ कोर्स, राइट। आप कर भी सकते हो हर सिचुएशन में, पर अगर आपको कोई बोल देना कि भाई जोक कर दे, फिर तो आपका बिल्कुल मन नहीं करता जोक करने का। बिकॉज दैट इज योर हाँ, अगर एक्सपेक्टेशन। मैं ऐसे ही बैठा हूँ, अब जैसे हम सारे 6 फ्रेंड रूम में बैठे हैं और वो मेरे को ऐसा फ्रेंड ट्रीट कर रहे हैं, तो मेरा ह्यूमर निकलता रहेगा। हाँ। पर जहाँ उन्होंने बोल दिया ना आ तो अभिषेक हंसाएगा, मैं एक जोक नहीं मार पाऊंगा। हाँ, बात सही है। नहीं, फिर मेरा मन ही नहीं करेगा और वो ना आपके अंदर से निकलेगा, बिकॉज आप उन्होंने आपको एक पेडेस्टल पे बिठा दिया। आपको कंफर्टेबल होना पड़ता है, वही क्राउड वर्क में होता है। मैं क्राउड वर्क में इसलिए कंफर्टेबल फील करता हूँ क्योंकि उनको होता है कि यार ये अपने को बीच का लौंडा आया है। तो मेरे बीच मेरा क्राउड वर्क ऐसे ही होता है कि तुम देखोगे कि एक ही बात को फिर ऑडियंस इंटरेक्ट करने लगती है कि मैं एक पे जोक कर रहा हूँ ना, उस बंदे के ऊपर ऑडियंस ही 5 जोक क्रैक कर देगी। क्योंकि वो ऐसा बन जाता है कि 50-60 दोस्त बैठे हुए हैं आपस में हाँ। और आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो इतना फन बन जाता है। मेरे मोस्टली क्राउड वर्क ऐसे ही होते हैं कि 1.5-2 घंटा चलते हैं और वो इंटरेक्शन ऐसी हो जाती है कि अगर अब उस बंदे का कुछ भी रेफरेंस भी है ना किसी जोक के अंदर और उसने कुछ बात बोल दी, जैसे कोई बंदा है जो चाय बेचता है, हाँ। अब कहीं पीछे किसी ने बोल दिया कि मैं जी मुझे चाय पीना बहुत पसंद है, अब चाय के ऊपर मैं 4 जोक कर चुका हूँ, तो वो चाय बोलेगा तो ये सारे ऑडियंस हंसने लगेगी। राइट, 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 राइट। एक दूसरे का नाम जान जाते हैं। मेरे शो के अंदर नाना करते मैंने आज तक कम से कम 10 कपल तो बनाए होंगे। मतलब वो पहले नहीं जानते थे, उसके बाद कपल बन गए। 10 कपल कम से कम। 2-3 फ्रेंड जोन थे जिनको मैंने, एक तो मेरी वीडियो भी है फ्रेंड जोन करके। हाँ, हाँ, हाँ। 2-3 फ्रेंड जोन थे लड़के, उन्होंने मुझे घर आके मैसेज करा। एक ने तो मुझे अभी कुछ टाइम पहले ही, मैं मार्केट में घूम रहा था तो मिला, कहता कि थैंक यू, आज भी हम डेट कर रहे हैं, 2 साल हो गए। भाई साहब, और वो दोनों एक crazy। दूसरे को जानते नहीं थे, सेम कॉलेज के, पर वो कभी मिले नहीं थे। उन्होंने डेट करा। एक बंदा फ्रेंड जोन में था, उसको डेट कराया। एक मुझे चंडीगढ़ से मैसेज आया था कि आप चंडीगढ़ आए थे और आपने हम दोनों का जो है वो करवाया था एंड वी आर गेटिंग मैरिड। साला लोग के कन्यादान करवाते चले जा रहे हो आप भाई। भाई ये तो मेरे खुद का नहीं हो पा रहा है। मैं तो वही सोच रहा हूँ भाई, तो क्या क्रेजी चीज है भाई। तो बहुत ही क्रेजी है। मेरे शो में ऐसे ही होता है कि एक बार मैं कंफर्टेबल हो गया तो फिर तो इंटरेक्शन ऐसी होती है कि डू योर टीममेट्स लाइक हु आर मेकिंग द एस्केप रूम फील दिस अबाउट यू कि यार नहीं यार और बड़ा बनाना है, और बड़ा बनाना है, एंड यू आर कंप्लेसेंट समवेयर अबाउट इट? अबाउट एस्केप रूम, या नहीं एस्केप रूम तो यार ऐसा है कि इट इज़ प्राइमरली हर्ष शो, बिकॉज हर्ष जो है अपने चैनल पर डालता है और शो लिखा विखा मैंने, हम वी आर पार्टनर्स इन द शो एज वेल। बट वो वाली चीज़ है कि वो शो मैं चाहता हूँ एक्चुअली में कि वो बड़ा बने। मेरे ख्याल से उस शो को लेकर सबसे ज़्यादा मेरे ही वो है Right. कि मेरे को, क्योंकि वो मैंने लिखा है तो मेरे को बहुत क्लोज है वो शो अपने से ना। मेरे को ऐसा लगता है कि यार बहुत अच्छा शो लिखा है। इफ़ हम, अगर वो समय वाली कंट्रोवर्सी ना होती तो अब तक बहुत बढ़िया भी चल रहा होता। बट अभी बहुत सारी चीज़ें हैं कि अभी हम उसको ना इतना जैसा हम चाहते थे उस लेवल पे नहीं बना पा रहे हैं, बिकॉज कंट्रोवर्सी हो गई थी समय वाली, तो अब इतने डार्क कन्फेशन ले नहीं पा रहे हम। तो हमने कन्फेशन बहुत माइल्ड कर दिए हैं, बिकॉज हर्ष ऑब्वियसली इज़ वेरी बिग, तो उसको डर लगता है कि कुछ ऐसा डल गया तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। जो गेस्ट हैं, जैसे हमने बहुत सारे एपिसोड अभी शूट करके रखे हुए हैं जो कि हमने समय की कंट्रोवर्सी से पहले शूट करे थे विद बिग कॉमेडियंस, बिग कॉमेडियंस। अब वो शो कह रहे हैं हम नहीं डालने देंगे, वो कॉमेडियंस कह रहे हैं वो हमारे शो ऐसे ही पड़े हैं, और जबकि वो इतने फनी हैं कि आप देखो तो आप पागल हो जाओगे भाई इतना फनी शो आप डाल क्यों नहीं रहे हो। बट उनको डर लगता है कि कंट्रोवर्सी हुई तो हमारा नाम खराब हो जाएगा, नॉट इवन बिट्स एंड पीसेस? नहीं डालने दे रहे। मैं तो बहुत कन्विंस करा बट नहीं डालने दे रहे। बट वो बहुत फनी एपिसोड, बहुत फनी, एंड मतलब ऐसा ना कि आप कम्युनिटी में भी नहीं डाल सकते क्योंकि सुनने वाला भी वही डाला था। हाँ कहीं नहीं डाल सकते, वो डाल ही नहीं सकते और वो डालने ही नहीं दे रहे। मैं तो कह रहा था कि भाई डाल दो अब तो ठीक है सब कुछ हो गया है, बट वही वाली बात है, शो हमारा है वो क्यों रिस्क लेंगे। बिल्कुल। हाँ तो वो नहीं ले रहे, वो तो आगे दोस्ती यारी में आगे शूट करके, बट अब वो डाल नहीं दे रहे। बट वो मेरे ख्याल से जितने डले हैं उनसे फार बेटर वो एपिसोड हैं। तो आपको तो भाई बहुत नुकसान हुआ है। बहुत नुकसान हुआ, नुकसान तो बहुत मोटा हुआ है, बट किस्मत ही ख़राब है भाई। मतलब समय वाली कंट्रोवर्सी थोड़ी लेट होती तो अपन कमा के निकल जाते, बट अभी के लिए तो लॉस में चल रहा है एस्केप रूम। सीरियसली? हाँ मतलब क्या कहते हैं, इतने सारे शूट करके आपने रखा, वो अभी शूट का शूट ऐसे प्रोडक्शन का पैसा तो लगे ही ना, बिल्कुल। वो हो गया। फिर ब्रांड्स आई थी, स्पॉन्सर्स आए थे, स्पॉन्सर्स वाला अब एपिसोड नहीं डला तो स्पॉन्सर को पैसा वापस भी गया, तो अच्छा खासा लॉस है। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ द पॉडकास्ट भाई? बहुत बढ़िया भाई, बहुत फन था, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था बट बहुत मज़ा आया।
अच्छा, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया मैं था? इतना सोच कर नहीं कोई क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? कुछ तो एक्सपेक्ट कर मैं रहे हो। कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं, मुझे वही लगा था यार, जैसे कि मैंने इससे पहले एक पॉडकास्ट दिया है, पॉडकास्ट पे क्या वो इंटरव्यू था, तो वो ऐसा वाला था कि अपनी जर्नी के बारे में बताइए, फिर ये हाँ होता है वो होता है, जो है जैसे होता है, ये तो लॉन्डो की बातें हो रही है तो वैसे बातें हो रही थी, हाँ बिल्कुल। तो दिस इज वन मोर कैंडिडेट। और राइट। हाँ, मैं सोचा था कि मैं आके वो वाला ज्ञान नहीं पी लूँगा जो मेरे अंदर बड़े टाइम से रहता है, बट फिर मेरे को लगा यार जब फ्लो में होता है तो मेरे निकलती हैं वो बातें, कि वो मेरे टॉप ऑफ हेड पे रहती हैं भाई तो आई थिंक इट इज़ एन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम आवर साइड कि भाई अब तुम कॉमेडियन हो, तुम तो हंसा के दिखा दो, तुम तो ये करके दिखा दो। एंड ऑनेस्टली कई जगह एक समवेयर इनसाइड माय माइंड हमारे अंदर भी होता है, ऐसा नहीं है। बट आई थिंक दिस इज व्हाट आई फिगर्ड आउट, इफ आई एम ट्राइंग टू चेंज द जॉनर जस्ट बिकॉज आप कैसे हो, तो फिर ये इंटरव्यू और पॉडकास्ट में फर्क क्या रहेगा भाई? हाँ, नहीं नहीं नहीं, मेरे को ऐसा ऑनेस्टली मेरा वैसा वाला सीन भी है कि मैं ऑफ स्टेज बहुत अलग इंसान हूँ, तो मुझे और मेरे अंदर वो वाली चीज़ भी नहीं है कि मैं गया हूँ तो मुझे हंसा के ही आना है, तो मैं वो सोच के भी नहीं आया था कि मैं जा रहा हूँ तो मेरे को हंसाना है कि मेरी 4 रीलें कट जाएंगी, उसके बाद वो जोक्स वाली मैं 4 जोक्स घर से सोच के, तो मेरे को वो करना भी नहीं था, राइट। कि मुझे नहीं लगा था कि ऐसे कुछ, दो से बहुत फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता हाँ, है। बहुत आई मीन फर्क लाइक इट मेक्स अ नैरेटिव टू पीपल हाउ स्पॉन्टेनियस दैट गाय इज। ओके, इवन इफ यू आर रोस्टिंग मी और समथिंग लाइक दैट, दैट मेक्स द अदर पर्सन फील कि यार वाओ क्रेजी हो गया, मतलब मुझे भी व्यूज ही आएंगे, बिल्कुल सीधी सी बात है। अब जबरदस्ती मैं हंसाने के लिए 4 जोक मार दूं जो रैंडमली आपकी लाइफ में हुआ, वो आप बता दोगे तो वो सही है, तो मैंने वो 4-5 जो बातें बता दी, वो फनी लगे ना लगे वो बात अलग है, बट मैं सोच के आऊँ घर से कि यार मैं जोक लिख के जा रहा हूँ, परफॉर्म करने आ रहा हूँ, तो फिर वो दैट इज नॉट रियल यू ना।